मोस्टली मोर देन 55% ऑफ द स्कैम्स ऐसे हुए हैं एआई की मदद से। अलग अलग तरीके से एआई यूज़ किया जा रहा है, मिस यूज़ इनफैक्ट किया जा रहा है साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे साबित होने वाली है। स्पेशली टारगेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट वाले क्लाइंट्स को। इस पे कुछ हाईलाइट ये तो हर जगह एक बड़ा फुल प्रूफ स्कैम बन चुका है। तो इस तरीके के जो पेड सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं इस समय, तो उनको कैसे स्टॉप किया जाए। एरर ही तो है ना, ह्यूमन बीइंग की वजह से वो स्कैम। उनके वीडियो कॉल्स आते हैं और उसके थ्रू स्कैम होता है। आप भी तो जागरूक हो। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, कितने भी स्कैम देख लीजिए, क्यों होते हैं? लोग जागरूक नहीं है कि हमारे आसपास हो क्या है। हेलो, मैं हितेन दक्षिणी आप सभी का स्वागत करता हूं हितेन दक्षिणी शो में। और आज का जो एपिसोड है वो है एक एआई बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड टॉपिक पे। आज का जो एपिसोड स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अवेयरनेस मिले इस फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। और इस एपिसोड को और भी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उन्हें शायद ही कोई पहचान की ज़रूरत है, लेकिन एज अ होस्ट उनके क्रेडेंशियल्स को बताना, उन्हें इंट्रोड्यूस करना मेरा काम है। वो एक 16 टाइम टेडेक्स स्पीकर है, एक टेडेक्स कोच है और साथ ही में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की इसको शेयर किया है। और उन प्लेटफॉर्म्स का नाम है DRDO, यूनाइटेड नेशंस और साथ ही में हार्वर्ड के एचपेयर कॉन्फ्रेंस को। बाय प्रोफेशन वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक लॉयर है और इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को वो शेयर कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो आज के इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितनी हो सके अपने आप में अवेयरनेस लाइए ताकि इस एआई बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड से आप बचें। स्पेशली और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज का जो एपिसोड होगा वो एंड में इतना ही इंटरेस्टिंग होगा और इतनी नॉलेज आपको मिलेगी कि शायद ही आगे जाके आपके साथ ऐसा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होगा। आज के जो गेस्ट का नाम है वो है साक्षर दुग्गल। तो सबसे पहले साक्षर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने कीमती समय दिया इस एपिसोड में आने के लिए और ऑल द वे दिल्ली से आप आए मुंबई स्टूडियो में हमारे इस एपिसोड को शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे फैक्ट से, जो आरबीआई ने रिसेंटली अपने रिपोर्ट में डिक्लेयर किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीबन फाइनेंशियल फ्रॉड्स एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल 2022 300% बढ़े हैं। और अगर बैंक फ्रॉड्स की बात करें तो करीबन 708% बढ़े हैं। लेकिन एक अच्छी बात मैं कहूँगा इन फाइनेंशियल फ्रॉड के डेटा में कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो फ्रॉड अमाउंट था वो था करीबन 45,000 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में करीबन 13,900 करोड़ के आसपास आया है। तो आप बताइए कि एग्जैक्टली एआई बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड आरबीआई को कैसे चैलेंज कर रहा है और आरबीआई को कैसे हेल्प कर रहा है इस फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। देखिए, जैसे आपने कुछ स्टैट्स पढ़े हैं, अभी 2 दिन पहले होम मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, वहाँ जो I4C, जिसे हम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं, उन्होंने भी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया है कि 11,000 करोड़ के ऊपर के अमाउंट का स्कैम हुआ है सिर्फ जनवरी से जून के बीच में। यानी आधे साल के अंदर 11,000 करोड़ के ऊपर का स्कैम, जिसमें से मोस्टली मोर देन 55% ऑफ द स्कैम्स ऐसे हुए हैं एआई की मदद से हुए हैं। तो आज के ज़माने में जहाँ हम देखते हैं कि एआई आ रहा है, ठीक है, एक तरफ नो डाउट एआई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रहा है। आप इन्वेंशंस बोल लीजिए, आप मेडिकल फिटर्निटी बोल लीजिए, आज हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एआई हर जगह एक बहुत बड़ा रोल तो प्ले कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो काम सिर्फ हमारे लिए आसान नहीं बना रहा, वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी काम आसान बना रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ एआई एक सुपर पावर की तरह है। वो सुपर पावर आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें या गलत तरीके से इस्तेमाल करें, वो आप पर निर्भर करता है। और साथ साथ जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, सिर्फ एक यूज़ केस नहीं है इसका, अलग अलग टाइप के यूज़ केस हो रहे हैं। हाँ, जनरेटिव एआई सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर मैं एआई के अंदर बात करूं, क्राइम्स जो हम आजकल देख रहे हैं एआई की मदद से हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ जनरेटिव एआई की बात नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ें। जैसे हमारे पुराने टाइम पे फिशिंग ईमेल्स आती थी, फिशिंग ईमेल्स का नेक्स्ट वर्जन आ गया है जो कि सोफिस्टिकेटेड फिशिंग ईमेल्स है। यानी एआई के ज़रिए आप, जैसे मैं आपको अभी आने वाले कुछ समय में कुछ एपिसोड्स और कुछ इंस्टेंसेस गिनवाऊंगा कि कैसे एआई अलग अलग तरीके से, चाहे वो फिशिंग स्कैम्स हो, चाहे वो ओटीपी फ्रॉड्स हो, चाहे वो आपके वॉइस क्लोनिंग हो, डीप फेक्स हो, अलग अलग तरीके से एआई यूज़ किया जा रहा है, मिस यूज़ इनफैक्ट किया जा रहा है साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे साबित होने वाली है।
तो इस पे मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा कि कैसी एक स्पेसिफिक एक पैटर्न बताइए कि जो स्पेसिफिक पैटर्न हर एक फाइनेंशियल फ्रॉड यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ एआई, इन टर्म्स ऑफ टूल्स। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कौन से ऐसे टूल्स है जो फ्रॉडस्टर्स इस्तेमाल करते हैं इन एआई बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए। देखिए, हमेशा हम बात करते हैं टूल्स की, टेक्नोलॉजी की, लॉज की, वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप हम हमेशा मिस कर जाते हैं, वो है विक्टिम्स माइंडसेट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोई भी क्राइम देख लीजिए, आपने कैसे भी फाइनेंशियल फ्रॉड सुने होंगे, आपने सुना होगा अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग अलग अलग स्कैम्स में फंसते हैं, और जब आप उनसे वैसे बात करते हैं तो आपको लगता है कैसी बेवकूफ़ी इन्होंने की है। उस समय पे क्या इनका दिमाग नहीं चल रहा था? और अगर आप उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता कैसे हो गया, बस हो गया। क्योंकि आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, हैकर्स या आप साइबर क्रिमिनल्स कह लीजिए, ये एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इनके पास चाहे हाई फाई टेक्नोलॉजी हो ना हो, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है। इनको पता है कब कहाँ कैसे अटैक करना है। सब देखिए, जैसा मैंने कहा, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन सब इंसान हैं। सब इंसानों के पास इमोशंस हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं। सबको डर लगता है, सबको ग्रीड है, ये अलग अलग इमोशंस हैं, जिसकी मदद से पहले साइबर क्रिमिनल आइडेंटिफाई करता है बेस्ड अपॉन बैकग्राउंड, बेस्ड अपॉन एज ग्रुप, किसको क्या पसंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक यंगर ग्रुप के जैसे मैं कोई टीनेजर को टारगेट कर रहा हूँ, तो उसको डर नहीं लगेगा शायद, लेकिन उसको ग्रीड की तरफ से मैं ज़्यादा ललचा सकता हूँ। अच्छा, जैसे हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा कि कैसे लोगों को घर बैठे बैठे बोला जा रहा था, आप घर एक दिन में आप 5,000 रुपये कमाइए, 10,000 रुपये कमाइए, टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन दी जाती थी। तो एक तरफ ग्रीड हो गया, दूसरा हो गया डर। ज़्यादातर हमने ओल्ड एज लोगों के केस में देखा है, जहाँ जो विक्टिम्स हैं, जो ओल्ड एज में हैं, वो ग्रीड से उनको इतना शायद फ़र्क ना पड़े, उस एज में वैसे है, लेकिन उनको डर ज़रूर दिखाया जाता है। जैसे अलग अलग उनको कॉल्स आती हैं कि आपका कोई फैमिली वाला खतरे में, आप पैसे ट्रांसफ़र करिए, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला तो वो विक्टिम्स माइंडसेट पे जाते हैं कि क्या काम करेगा। मेरा मानना है, अगर विक्टिम्स माइंडसेट सही से पढ़ लिया गया तो किसी भी क्रिमिनल के लिए 80% काम डन होता है। वो 80% काम हो गया, उसके बाद ये टूल्स, एआई तो सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन करने की चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके क्राइम की रेट पहले 50% थी, वो बढ़ के 70-80% इसलिए हो गई है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक केस स्टडी है। तो दिल्ली में ये फादर अपनी डॉटर को क्या करते हैं, ये बस स्टॉप छोड़ते हैं। डॉटर छोटी है, 4th स्टैंडर्ड में, बस स्टॉप छोड़ते हैं और वहाँ से पिकअप भी करते हैं हर रोज़। इन्होंने एक दिन ऐसे ही उनको छोड़ दिया और अपने मीटिंग के लिए चले गए। इनको फिर कॉल आता है, और कॉल में हैं किडनैपर्स दूसरी साइड पे। वो कहते हैं कि हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया और अब आप हमें पैसे दो, वरना हम आपकी बेटी को कुछ नुकसान पहुँचा देंगे। तो एज अ फादर नेचुरल रिएक्शन होता है, मेरी बात कराइए अपनी बेटी से। 3 से 4 मिनट उन्होंने अपनी बेटी से बात की, और उसके बाद वो कन्विंस हो गए कि अच्छा ये सच बोल रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहे। 15 लाख उनको ट्रांसफ़र करने पड़े, और उनको एक रैंडम लोकेशन दे दी गई कि आप आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल कर देता हूँ, उनको भी पता होना चाहिए ये सब हो रहा है, सो दैट दूसरे बच्चों के साथ ना हो सकता है उसको शायद स्कूल बस स्टॉप से उठा के ले गए, कुछ पता नहीं है। तो जब उन्होंने प्रिंसिपल को कॉल किया, वो हैरान हो गए, क्योंकि प्रिंसिपल कहती मैंने तो अभी 10 मिनट पहले आपकी बेटी को देखा, आप क्या बातें कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल से लड़ने लग गए, नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आप फिर से चेक करिए। अच्छा, उन्होंने 10-15 मिनट लिए, चेक किया, और इस बार जो उनकी असली बेटी थी उनसे बात कराई। और जब अपनी असली बेटी से बात कर रहे थे, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे ये हो क्या रहा है, यहाँ हुआ क्या। यहाँ वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया गया। वॉइस क्लोनिंग क्या होती है? वॉइस क्लोनिंग एक टेक्निक होती है, एआई के अंडर ही आती है, जिसमें हम किसी की आवाज़ को चेंज कर सकते हैं और उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत आजकल रील्स देखी होंगी जहाँ पॉलिटिशियंस गाना गा रहे हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में किशोर कुमार गाना गा रहा है, हमारे क्रिकेटर्स गाना गा रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स गाना गा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये सेम टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस लेवल पे, इसे वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेकिन इसको एडवांस लेवल पे ले लिया गया है। इन द सेंस, आप गूगल पे जाएंगे तो आज पेड सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर आप करीब आई थिंक 1500 से 2000 रुपये पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में आप ले सकते हैं। और आपको किसी का सिर्फ वॉइस सैंपल चाहिए उसकी पूरी वॉइस क्लोनिंग करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पर अगेन वो पहली बात तो देखिए, टेक्नोलॉजी सेकेंडरी फैक्टर है। पहला है आप ऐसा क्या करेंगे जो आपका विक्टिम डरेगा। तो पहले विक्टिम को पढ़ा। अच्छा, ये यहाँ देखिए 2 टाइप के अटैक होते हैं। पहला पर्सनलाइज्ड, ये पर्सनलाइज्ड अटैक था कि हमने एक बंदे को स्टडी किया है, इसकी एक कमज़ोरी है, यहाँ अटैक करिए। एक होता है
मास मतलब आप किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, बट जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया, जैसे जॉब्स कि आप 5,000 रुपये कमाइए, 10,000 रुपये कमाइए, तो इस मान लीजिए जैसे फिशिंग की तरह है, 100 Right. आपने जाल फेंक दिया, कोई 100 ना कोई तो मछलियाँ, फंसेगा। हाँ, कोई ना कोई तो फंसेगा। तो अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन अगेन सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट। Mindset. आपने सही तरीके से उसको माइंडसेट आपने कैप्चर कर लिया, उसका आपने उसकी जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठा लिया, तो सारी ये टेक्नोलॉजीज़ आपका बस काम और आसान कर देती हैं। जैसे आपने कहा कि माइंडसेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड और वेदर इट इज़ एनी अदर पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे अगर मैं मेरी फाइनेंशियल फील्ड का एक एग्जांपल दूंगा आपको कि जहाँ पे माइंडसेट आप स्ट्रांग रखते हैं तभी आप सस्टेनेबल बन सकते हैं और सभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और जहाँ पे आपका जो माइंडसेट है थोड़ा बहुत भी कह सकते हैं डाइसी होता है या थोड़ा बहुत अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, जैसे आपने कहा ग्रीड एंड फियर, ये सबसे बड़े दो फैक्टर होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट फील्ड में। जहाँ पे आप ग्रीड की तरफ जाते हैं वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डाइसी होता है, और जहाँ आप फियर की तरफ जाते हैं वहाँ पे भी डाइसी होता है। आपको एक बहुत ही थिन लाइन रखनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ ग्रीड एंड फियर, और उस थिन लाइन पे चलना बहुत कम लोगों को आता है। और सिंस मैं इस फील्ड में 96 से हूँ, मैं कहूँगा कि हमने काफ़ी सारे हमारे इन्वेस्टर्स को देखा है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स को देखा है, काफ़ी सारे बड़े HNI क्लाइंट्स को देखा है, जहाँ पे वो इस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की थिन लाइन जो है उस पर प्रॉपरली आज की तारीख में भी नहीं चल सकते। तो इसी पे मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा कि जब इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड्स करते हैं या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं स्पेसिफिकली, उसमें कई बार हमने देखा है कि स्पेशली टारगेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट वाले क्लाइंट्स को। तो इस पे कुछ हाईलाइट्स बताइए। जैसा कि आपने इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिया, तो इन्वेस्टमेंट और साइबर क्रिमिनल्स का काम कहीं ना कहीं एक हद तक सिमिलर होता है। कैसे? आपने इन्वेस्टमेंट बोला, इन्वेस्टिंग माइंडसेट। जहाँ तक साइबर की बात है, इसको हम साइबर साइकोलॉजी बोलते हैं। साइबर साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना है सरल शब्दों में कि आपका एज ह्यूमन बींग्स हमारी माइंडसेट, हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है इंटरनेट पर। इसके कई सारे पहलू हैं। जैसे अब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिया, पेशेंस, ये कुछ कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी हैं। पेशेंस, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, ये तीनों चीज़ें साइबर क्राइम में भी ज़रूरी है। कैसे? अगर कोई साइबर क्रिमिनल, आप जैसे इतने बड़े बड़े जो ये आप सुनते हैं कि हाँ इतनी बड़ी कंपनी में डेटा ब्रीच हो गया, हमने देखा 2023 में लास्ट ईयर एम्स जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर इतना बड़ा डेटा ब्रीच हुआ। तो अगर मैं सिर्फ उसी का एग्जांपल दूँ, ये तीन चीज़ें काम करी। पेशेंस, एक दिन में नहीं हुआ, कोई सिस्टम में घुसा, बट उसने देखा, पहले ऑब्जर्व किया क्या हो रहा है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या लूप होल्स हैं सिस्टम में, क्या लूप होल्स हैं, कहाँ घुस सकते हैं। तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं आप हैकर हैं, आप 2 दिन के अंदर कुछ भी कोड डाल के कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रैटेजी। अच्छा, आपको कमज़ोरी पता लग गई, लूप होल पता लग गया, अब क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे जिससे आप उस लूप होल को तोड़ सकते हैं। और तीसरा टाइमिंग, कब करना है, कैसे करना है। और एक कब कैसे तब होता है, जनरली हमने साइबर क्राइम्स में देखा है छुट्टी के दिन, जब लोग नहीं एक्सपेक्ट करते या फिर लोग ऑफिस में नहीं होते हैं, या किसी त्यौहार के दिन, तभी हमने हमेशा देखा है छुट्टी के दिन और त्यौहार के दिन साइबर क्राइम्स की रेट ऑन एन एवरेज थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू नॉर्मल डे। बिकॉज जाहिर सी बात है उस दिन ना ऑफिस में कोई होता है, कोई होता भी है तो इतना ध्यान नहीं देता है। जहाँ तक आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट, ये जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, हम जो क्लाइंट्स हैं, इनको क्यों टारगेट किया जाता है। देखिए, अलग, जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ, इनके भी अलग अलग कैटेगरीज ऑफ विक्टिम है। एज ग्रुप हो गई, कोई बैकग्राउंड से हो गया, जैसे लॉयर्स को अलग टारगेट करेंगे, डॉक्टर्स को अलग करेंगे, इन्वेस्टमेंट वालों को अलग तरीके से करेंगे। पहले समझते हैं इनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। जैसे इन्वेस्टिंग वाले लोग हैं, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगेन रियल लाइफ एग्जांपल। एक केस था जहाँ पर एक बैंक, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, अपनी नई पॉलिसी निकाली थी, एंड बोला था कि आप हमारे इन्वेस्ट करिए। और जो हर बैंक की एक, आई थिंक आपका एक म्यूचुअल फंड होता है, नहीं, आपके बैंक की एक टीम होती है जो बताती है कौन से स्टॉक्स लेने, कौन से स्टॉक्स नहीं लेने। तो उन्होंने रिसर्च टीम जो होती है, उनकी एडवाइजरी ने एक निकाला था नॉर्मल मेल कि आप करिए, हमने नया नया खोला है और आप इन्वेस्ट करिए हमारे यहाँ। अब साइबर, ये तो जेन्युइन था, बट साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया, पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट होता है फिशिंग। फिशिंग तो मैंने बताया क्या होता है, लेकिन एक फेक वेबसाइट्स बनाने का भी कॉन्सेप्ट होता है जो आज की डेट में कोई भी कर सकता है। और एक फिशिंग ईमेल्स का मतलब है नकली ईमेल बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर ICICI बैंक है, ठीक है, अगर ICICI में मैं एक एक्स्ट्रा C लगा दूँ या एक्स्ट्रा I लगा दूँ, छोटा सा डिफरेंस, किसी को पता नहीं लगेगा, बट वो फेक ईमेल आईडी है। तो वो ईमेल आईडी ली, मान लीजिए आज बैंक ने अगर दे दिया है कि भैया हमारे आप इन्वेस्ट करिए, हमारी न्यू एडवाइजरी रिसर्च टीम आई है, 3-4 दिन बाद इन लोगों ने, साइबर क्रिमिनल्स ने, उनकी मेल जैसी हूबहू दिखने वाली, बस एक I या C का फ़र्क होगा, मैं ही नहीं कह रहा, ICICI बैंक था, एक प्रोमिनेंट बैंक था, वो मेल निकाल दी और इनके कस्टमर्स को भेज दी
कि आज 2 दिन के अंदर अगर आप कर देंगे तो आपको कुछ अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब इतना छोटा डिफरेंस, खासकर HNI, टाइम नहीं है इतना, कौन देखता है कि अच्छा एक आई लगाए एक सी लगाए, एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है नहीं है। आजकल तो ये हद हो गई है, कॉमा फुल स्टॉप जैसी चीज़, एक छोटी सी फुल स्टॉप बीच में आप लगा दीजिए, दोनों मेल्स का फ़र्क, दोनों आपकी एक्चुअल और फेक आईडी का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इन्होंने कर दिया इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसे ज़रा वो चक्कर। और इन्वेस्ट का क्या चक्कर था, इन्होंने जो मेल भेजी उसके अंदर एक लिंक था, वो लिंक इनको एक अलग वेबसाइट पे ले जा रहा था जो इनकी वेबसाइट जैसी दिखती थी बट थी नहीं, बिल्कुल हूबहू वैसी दिखती थी। तो उनको लगा ठीक है, नॉर्मल है। उन्होंने जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो साइबर क्रिमिनल्स के अकाउंट में गए और रफू चक्कर हो गए। करीब 70-80 करोड़ का स्कैम था और बैंक को पकड़ा गया कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि बैंक बोले कि अब यार इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब बीच में फंस गया ना। बैंक बोल रहे कि हमने तो नहीं किया ना, आपको एक रैंडम मेल आई, हमारे जैसी दिखने वाली ज़रूर आई बट रैंडम आई, आपने कर दिया। और जो विक्टिम्स हैं वो कहते कि नहीं, आपको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी, आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आपके जैसा कोई फेक तो नहीं घूम रहा है, ये वो है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन जनरली अगर मैं HNIs, मैं स्पेसिफिकली अगर HNIs की बात करूँ तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इतना देखा है कि HNIs को सिर्फ एक ही वजह से टारगेट किया जाता है, वो है कि HNIs टाइम बाउंड, बड़ा उनका टाइम, वो टाइम नहीं दे पाते हर चीज़ को। तो ऑब्वियसली बैक टू बैक मीटिंग्स है, कुछ ना कुछ है। जब भी HNIs के साथ स्कैम होता है वो तब होता है जब वो कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे होंगे। आपको कोई OTP आ जाएगा, आपको कोई फिशिंग ईमेल आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा। क्योंकि अगर आप फिशिंग ईमेल देखें, वेबसाइट देखें, OTP देखें, कोई भी लिंक देखें, छोटा सा फ़र्क होता है। अगर आप उस टाइम ध्यान लगा के 5-10 मिनट थोड़ा देख लो तो आपको पता लग जाएगा क्या फेक है क्या नहीं है, बट इतना टाइम नहीं होता। और अगर कोई साइबर क्रिमिनल एक्सपीरियंस्ड है वो किसी HNI को तभी टारगेट करेगा जब उसको पता है इस समय वो बिल्कुल बिजी होगा या इस समय वो 4 जगहों में होगा। जैसे मेरे पास HNI का तो नहीं, बट डॉक्टर का ज़रूर केस है कि एक डॉक्टर के साथ स्कैम हो गया था और उनको एक लिंक भेजा गया, एक मैलवेयर लिंक था वो, कि उन्होंने लिंक पे क्लिक किया और उनके सारे पैसे चले गए। उन दिनों वो प्रॉपर्टी देख रहे थे एक साउथ दिल्ली में, और उनका क्या होता था, हर मंडे वेंसडे फ्राइडे ऑल्टरनेट डे वो 11 से 2 ऑपरेशन थिएटर में बैठते थे, बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेते थे व्हाट्सएप पे। तो साइबर क्रिमिनल ने उस बीच के 15 मिनट के अंदर ही उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि हम तो इस XYZ से बोल रहे हैं, एक प्रोमिनेंट कंपनी का नाम लिया जो रियल एस्टेट कंपनी है, कि हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और हमने आपका डेटा देखा, सर ये लिंक क्लिक कर दीजिए, आपके लिए बेस्ट 10 ऑप्शन हैं। उन्होंने जल्दी में लिंक क्लिक कर दिया, अच्छा लिंक खुला नहीं, वो अपना वापस ऑपरेशन थिएटर चले गए, वापसी आए तो पैसे गायब। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि उसी समय ही आया। आप कितनी केसेस देखेंगे, एटलीस्ट 70% केसेस जहाँ पर बंदे के साथ स्कैम तब हुआ जब उसका दिमाग 2 जगहों पे है, वो आराम से नहीं बैठा हुआ, और जो आराम से बैठा हुआ है मतलब वो बच गया। काफ़ी चांसेस है बिकॉज आप अपना आराम से शांति से दिमाग लगा के कुछ कर सकते हैं, वरना जनरली आप हड़बड़ी में होते हैं, कुछ भागा दौड़ी में होते हैं। तो वो साइबर क्रिमिनल्स का एम भी रहता है कि जितना आप ऐसी हड़बड़ी वाली सिचुएशन में इनको टारगेट करेंगे, चांसेस उतने ही हाई है उनके कन्वर्जन के। राइट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो सेबी हर महीने कोई ना कोई रेगुलेशंस को टाइटन अप करता है इन टर्म्स ऑफ, कह सकते हैं, अवॉइडिंग दिस फाइनेंशियल फ्रॉड्स। और अगर फेड की बात करें तो फेड ने भी पिछले साल जो डेटा रिलीज़ किया था वो था करीबन $1 बिलियन का उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा है विथ हेल्प ऑफ AI। RBI की तरफ से ऐसे कोई डेटा आते नहीं हैं कि जिसमें वो बताते हैं कि AI की हेल्प के थ्रू वो इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को बचा रहे हैं। तो इस पे आप कुछ हाईलाइट दीजिए। चोर पुलिस का गेम है सारा। ओके आप कभी भी देखेंगे कि साइबर क्रिमिनल्स कुछ क्राइम करते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कुछ लाती हैं उसको टैकल करने के लिए, फिर कोई क्राइम आता है फिर टैकल करती हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, कभी कभार हम भी हमारी जो एजेंसीज हैं RBI मिल के कुछ नई पॉलिसीज़ लाती हैं पहले, बिफोर द क्राइम, लेकिन साइबर क्रिमिनल फिर कुछ चीज़ यूज़ करते हैं कि थोड़ा कहीं भी एक लूप होल मिल जाए उसको हम मैनिपुलेट करेंगे। तो ये चूहा बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, खासकर आपने AI की बात करी, अगर मैं साइबर क्रिमिनल्स की बात करूँ एक बेसिक लेवल पे, वो लोग कैसे यूज़ करते हैं AI को। सोफिस्टिकेटेड फिशिंग मेल्स बनाना, आपकी जैसे सोफिस्टिकेटेड फिशिंग मेल्स मैंने बोला आपको, म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो फेक अकाउंट्स बैंक में बनाए जाते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई साइबर क्रिमिनल है, उसने एक स्कैम कर दिया, उसने लेट्स से उसने 50 लाख किसी से ले लिया। अब वो 50 लाख किसी एक अकाउंट में नहीं आते हैं, वो 50 अलग अलग आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हाँ,
छोटे छोटे अमाउंट्स में, क्या 50 को 1 लाख में तोड़ो, 1 लाख को 1000 रुपये में तोड़ो, कि इतने अकाउंट्स बन जाए कि सबको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। तो वो जो इतने बांटे जाते हैं वो म्यूल अकाउंट्स होते हैं। वो अकाउंट्स रखे ही इसलिए जाते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें या उसमें असिस्ट करें। तो एआई की मदद से म्यूल अकाउंट्स की भी बढ़ गए हैं। अभी जो मैंने बोला I4C ने जो अपनी रिसर्च निकाली है उसमें बोला गया है कि म्यूल अकाउंट्स का बढ़ना एक बहुत बड़ा रीज़न है ये साइबर क्राइम्स का होना। और तीसरा, नए नए सोफिस्टिकेटेड तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या कहते हैं, आपको जो कॉल्स आएंगी, आपको प्री रिकॉर्डेड कॉल्स जो है आजकल जो चल रहा है, डिजिटल स्कैम जो हम आगे बात करेंगे, वो चीज़ चल रही है। डीप फेक टेक्नोलॉजी, एक वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है जहाँ वीडियो से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली बैंगलोर में एक केस हुआ था जहाँ एक प्रोमिनेंट बैंक ऑब्वियसली जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो अपने में कुछ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईमेल्स। जनरली ईमेल एक मोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ कम्युनिकेट किया जाता है। अभी साइबर क्रिमिनल्स ने अपना होमवर्क बहुत सॉलिड किया। उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि अगर टॉप ऑफिशियल्स की ईमेल आईडीज़ को हमने कैप्चर कर लिया या इम्पर्सोनेट कर लिया तो नीचे के एम्प्लॉयज़ को तो हम आराम से बेवकूफ़ बना देंगे। तो इन्होंने क्या किया, पहले स्टडी किया प्रॉपर, एक रिस्पेक्टिव बोर्ड मेंबर को पकड़ा और उसको प्रॉपर स्टडी किया, उनके लिंक्डइन स्टडी किया, उनका सोशल मीडिया पूरा स्टडी किया, उनकी मेल्स के अंदर घुस के उनकी मेल की स्टाइलिंग स्टडी की कि मेल लिखते कैसे हैं। हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का। सब कुछ स्टडी करने के बाद इन्होंने उनकी एक फेक ईमेल आईडी बना दी और उसी ईमेल से सब नीचे के ऑफिशियल्स को मेल भेजी कि आप इस पे आइए और मुझे कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए, कुछ ना कुछ काम से। बेसिकली उनका मकसद था कि इनको साइबर क्रिमिनल्स को इस बैंक के कस्टमर्स का डेटा चाहिए था। तो ये आप मान लीजिए जो बोर्ड मेंबर थे जिसका होमवर्क पूरी तरह किया है, उस बोर्ड मेंबर की नकली ईमेल आईडी बनाई और जो ऑफिशियल्स हैं उनको ईमेल भेज दी। अब नकली ईमेल आईडी, अगेन छोटा सा फर्क, एक स्पेलिंग का फर्क या कॉमा फुल स्टॉप का फर्क, इतना कोई ध्यान नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, क्यों नहीं ध्यान देता, पहले क्या होता था, ये पहले भी चलता था, बट अब ये एक नेक्स्ट लेवल क्या हो गया, बिकॉज इन्होंने पूरा इनका स्टाइल वगैरह कॉपी किया एआई की मदद से, जनरेटिव एआई की मदद से ऐसी मेल बनाई कि अगर मान लीजिए मैं एम्प्लॉय, मेरा एक बॉस है, मुझे सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली एक आदत है, मुझे पता है मेरा बॉस कैसे मेल भेजता है, स्टाइल क्या है, तो जो स्टाइल था मैंने ऊपर नाम पढ़ लिया, स्टाइल देख लिया, मैंने कहा तो मेरे बॉस ने ही मेल भेजी है। तो उस मेल में साफ साफ लिखा था आप ये लिंक पे जाइए या ये एक्सेल है, इस पर आप सारी डिटेल्स भर दीजिए, हमारे जो भी कस्टमर हैं इस एरिया के उस एरिया के, वो सबके क्रेडेंशियल्स भर दिए। उन सबके क्रेडेंशियल्स लेके उनके यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक हूँ और मेरे पास तो सारे सबके क्रेडेंशियल्स है ना, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, क्या क्या नहीं है, वो मेरे पास आ गया। अब मैंने उन कस्टमर्स को टारगेट किया और जब कस्टमर्स को टारगेट किया बाद में पता लगा कि बैंक के थ्रू ही ये ब्रीच हुआ है। तो बैंक का भी नाम खराब हुआ, कस्टमर्स तो चलो ट्रस्ट उनका ख़त्म ही हो गया। और आपको अच्छी तरह पता है कि एक बार एक कस्टमर का बैंक के ऊपर ट्रस्ट उड़ जाए तो वो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम है। और ना ही उस कस्टमर की जो आने वाली जनरेशन है उस पर भी पूरा नाम खराब हो जाता है कि अब इस बैंक पर ट्रस्ट मत करना। तो इतना बड़ा लॉस हुआ सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से, जहाँ पर इन लोगों ने बस उसको स्टडी किया अच्छे से और एक नकली ईमेल आईडी से बनाकर लोगों को भेज दिया। अब मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी साइबर क्राइम होता है, कोई भी किसी भी सेक्टर में, 70% उसका कारण ह्यूमन एरर है। तभी आरबीआई वगैरह हम ये जनरली बात करते हैं कि क्यों नहीं हम कुछ प्रोविजंस ला पाते, क्यों हम लॉज नहीं ला पाते। आप बड़े से बड़ा साइबर क्राइम ब्रीच देख लीजिए या छोटे से छोटा फाइनेंशियल फ्रॉड देख लीजिए, ह्यूमन एरर इज़ द बिगेस्ट कॉज फॉर एनी साइबर क्राइम टू हैपन। कोई टेक्नोलॉजी का रोल 10-15% होता होगा, 70% ह्यूमन एरर। और ह्यूमन एरर का क्या मतलब है, नेग्लिजेंस हो गई, आपने नहीं देखा, एक मेनली नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस जिसको हम बोलते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की है कि आरबीआई क्यों नहीं ला रहा, क्या नहीं ला रहा, लाते ज़रूर हैं और ऐसा नहीं हमारी प्रोविजंस कारगर नहीं है, बिल्कुल इफेक्टिव भी हैं, बट वो लूप होल साइबर क्रिमिनल देखता पॉलिसी में नहीं है, वो लूप होल देखता है ह्यूमन एरर में। तभी तो कहते हैं एज अ लॉयर हमारे यहाँ पे एक सेइंग है कि लॉ बनाना और लॉ को इम्प्लीमेंट करना दोनों ज़मीन आसमान, बहुत फ़र्क है। यस आपने जिस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया, इसी आंसर्स में और 2 क्वेश्चंस मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने एक बैंक के बड़े डायरेक्टर लेवल के प्रोफाइल को स्टडी किया फ्रॉम ऑल द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया, इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कॉमन पीपल लाइक अस, कितने हद तक आपको आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सोशल मीडिया में डालनी चाहिए सो दैट यू डोंट एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड होगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया डेटा जो आज कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है, तो उस पर कुछ हाईलाइट बताइए। भारत में जब भी कोई खुशखबरी होती है हम लड्डू बांटते हैं,
है ना। लेकिन हम अब क्या हो गया, अब लड्डू की जगह अब हम डेटा बांटना शुरू हो चुके हैं। हर जगह हम अपना डेटा फ्री में बांटते रहते हैं, राइट। जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे बांटते हैं। आज से कुछ साल पहले सोशल, आपने जैसे कहा सोशल मीडिया पे क्या बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए सवाल था। आज की डेट में सोशल मीडिया तो मैं कहता हूँ थोड़ा पीछे हो गया है, लेकिन उसके अलावा आप जहाँ मान लीजिए आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसी वेबसाइट पे, आप कहीं रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, आप फालतू का डेटा डालते हैं। आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में आप जब ऑर्डर देते हैं आपको दूसरा सवाल होता है अपना फ़ोन नंबर बताइए, और आप पूछते तक नहीं है कि मेरा फ़ोन नंबर क्यों मांगा जा रहा है। एक छोटा सा इंस्टेंस, ये मैं कोट जनरली करता हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैं एक फ़ास्ट फूड चेन गया था, मैंने वहाँ ऑर्डर दिया, उनने मुझसे बोला कि आप अपना नंबर बताइए। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊँगा, क्यों बताऊँ मैं। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा कौन सी पॉलिसी है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि रटा रटा है उनके पास, वो एक होता है कि हमारी पॉलिसी है। हाँ, कौन सी पॉलिसी उनको नहीं पता। अच्छा जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मत दीजिए। मेरे लाइन में पीछे एक जेंटलमैन थे, तो जब मैं अपने वेट कर रहा था बर्गर की, तो ये आए, इन्होंने भी सेम ऑर्डर दिया और उनसे पूछा आपका नंबर। इन्होंने कहा मैं नंबर क्यों दूँ। तो मैं बड़ा खुश हो गए, मैंने कहा वाह यार, बड़े जागरूक लोग हो गए, ये भी पूछ रहे हैं। तो इनको बोला सर आप दे दो, आपको नेक्स्ट टाइम पे ना 15% डिस्काउंट मिलेगा इस पर। तो भाई साहब इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपना डेटा तो दे दिया, अपनी वाइफ का भी दे दिया, अपने बेटे का भी दे दिया, इस चक्कर में कि अब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करते उनका डेटा की वैल्यू लाखों में है। उनका डेटा की इनफैक्ट लाख भी मैं कम बोल रहा हूँ, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। राइट। तो जो आपने बोला डेटा सोशल मीडिया पे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं चाहूँगा सोशल मीडिया हटा के इंटरनेट पर रख दिया जाए। कितना डेटा इंटरनेट इन जनरल पे आपको शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अपना पर्सनल डेटा जितना हो सके वो शेयर मत करिए। पर्सनल डेटा में 2 टाइप के डेटा आते हैं। पहला आपका आता है जनरल, आपका पर्सनल डेटा जो है, जिसे हम आपके नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर कहते हैं। एक होता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जो आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं, आपके हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स हैं। ये भी आप बांटी मत। और देखिए, जब अब कोई ना कोई मुझसे ज़रूर बोलेगा कि हम बांटते थोड़ी हैं, कौन अपना मेडिकल डेटा, फाइनेंशियल डेटा बांटेगा। लेकिन आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप पे हम लोगों की आदत होती है कि हम ना खुद के ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं एज इफ हमारी पर्सनल डायरी हो। वहाँ पे भी आप बांट ही रहे हैं। Right. व्हाट्सएप हमारी प्राइवेट डायरी नहीं है, व्हाट्सएप एक कंपनी है। वो आप जो वहाँ लिखेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ बंदा होना हो, वो उस कंपनी के डेटाबेस में ज़रूर जा रहा है। Right. कितने लोग मैंने देखे हैं और यहाँ पर अपने बैंकिंग रिकॉर्ड्स, पासवर्ड उनको याद नहीं रहेंगे तो व्हाट्सएप पे सेव कर लिया। राइट। अरे आप पुराने ज़माने वाला फंडा ठीक था कि फिजिकल डायरी में सेव कर रहे हैं, कि एटलीस्ट कोई, जब तक डायरी किसी के हाथ में नहीं है, आपका पासवर्ड किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ तो आप सीधा सीधा कहाँ कंपनी कहीं और बैठी है, आप उसके डेटाबेस में सारी चीज़ें ट्रांसफर कर रहे हैं। और वो भी छोड़िए, साइबर क्रिमिनल घुसेगा, आपने तो उसको प्लेटर पे सारी चीज़ें बांट रखी है। वो उसको पता है कि जहाँ जहाँ इसने अपने खुद के ग्रुप बनाए, मतलब, और हमने उस ग्रुप का नाम क्या रखा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम रखते भी ऐसे नाम है कि मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दूसरा अगर तुम्हारे फ़ोन में आ जाए, प्रॉपर एक उसको रोड मैप मिल जाए कहाँ जाना है। कितने ऐसे केसेस देखे जहाँ पर मेरे को तो लगता है साइबर क्रिमिनल तो इनको शुक्रिया करता होगा विक्टिम्स को, कि आपने इतना काम हमारा आसान कर दिया, इतना काम कर दिया, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और अच्छे से उसको सॉर्ट किया होगा। बैंकिंग पासवर्ड ये, मेडिकल रिकॉर्ड ये, अच्छा ये मेरा आधार नंबर ये। तो अगर आप इतना सब कुछ आसान कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि आप कहाँ डाल रहे हैं, इट्स लाइक अ पब्लिक नोटिस बोर्ड, आप उस पर सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो पहला तो ये होगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन कम से कम जगह शेयर करिए। और शेयर का मतलब कहीं पे भी, जैसे मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं कोई फॉर्म भर रहे हैं, बट कहीं भी इंटरनेट पे हो सकता है। दूसरा आपका आधार। मैं हमेशा बोलता हूँ, आधार को हमने अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में अपना राशन कार्ड बना दिया है। जहाँ हुआ हम आधार, जैसे राशन कार्ड होता था, कुछ भी हम राशन कार्ड एक्टिव बंदा होना हो, वो उस कंपनी के डेटाबेस में ज़रूर जा रहा है। कितने लोग मैंने देखे हैं और यहाँ पर अपने बैंकिंग रिकॉर्ड्स, पासवर्ड उनको याद नहीं रहेंगे तो व्हाट्सएप पे सेव कर लिया। राइट। अरे आप पुराने ज़माने वाला फंडा ठीक था कि फिजिकल डायरी में सेव कर रहे हैं, कि एटलीस्ट कोई, जब तक डायरी किसी के हाथ में नहीं है, आपका पासवर्ड किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ तो आप सीधा सीधा कहाँ कंपनी कहीं और बैठी है, आप उसके डेटाबेस में सारी चीज़ें ट्रांसफर कर रहे हैं। और वो भी छोड़िए, साइबर क्रिमिनल घुसेगा, आपने तो उसको प्लेटर पे सारी चीज़ें बांट रखी है। वो उसको पता है कि जहाँ जहाँ इसने अपने खुद के ग्रुप बनाए, मतलब, और हमने उस ग्रुप का नाम क्या रखा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम रखते भी ऐसे नाम है कि मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दूसरा अगर तुम्हारे फ़ोन में आ जाए, प्रॉपर एक उसको रोड मैप मिल जाए कहाँ जाना है। कितने ऐसे केसेस देखे जहाँ पर मेरे को तो लगता है साइबर क्रिमिनल तो इनको शुक्रिया करता होगा विक्टिम्स को, कि आपने इतना काम हमारा आसान कर दिया, इतना काम कर दिया, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और अच्छे से उसको सॉर्ट किया होगा। बैंकिंग पासवर्ड ये, मेडिकल रिकॉर्ड ये, अच्छा ये मेरा आधार नंबर ये। तो अगर आप इतना सब कुछ आसान कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि आप कहाँ डाल रहे हैं, इट्स लाइक अ पब्लिक नोटिस बोर्ड, आप उस पर सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो पहला तो ये होगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन कम से कम जगह शेयर करिए। और शेयर का मतलब कहीं पे भी, जैसे मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं कोई फॉर्म भर रहे हैं, बट कहीं भी इंटरनेट पे हो सकता है। दूसरा आपका आधार। मैं हमेशा बोलता हूँ, आधार को हमने अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में अपना राशन कार्ड बना दिया है।
हम जहाँ हुआ हम आधार, जैसे राशन कार्ड होता था, कुछ भी हम राशन कार्ड देते थे, आज आधार देते हैं। आधार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो कहती है आधार देना मैंडेटरी नहीं है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आधार की जगह आप कोई और आइडेंटिटी दे दीजिए, पैन दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, इलेक्शन कार्ड दे दीजिए, आप ड्राइवर लाइसेंस दे दीजिए, एक आईडी दिखानी है। आधार क्यों नहीं देना? क्योंकि आपका नाम चेंज हो सकता है, शक्ल चेंज हो सकती है, एड्रेस चेंज हो सकता है, बट आपके बायोमेट्रिक्स चेंज नहीं हो सकता। और बायोमेट्रिक्स किसी एक बार भी किसी क्रिमिनल के हाथ लग गए तो पूरी लाइफ के लिए आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आज एक अटैक, अच्छा बहुत लोग ना ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, मेरे साथ आज अटैक हो गया, मैं विक्टिम बन गया, अब मैं पूरी लाइफ के लिए सेफ हूँ। ये कौन सा रूल होता है? राइट। आप ज़रूरी थोड़ी है। हाँ, हो सकता है आज आपको OTP के थ्रू उन्होंने अटैक करके विक्टिम बना दिया, आज से 1 साल बाद कुछ और तरीका अपनाएंगे। डेटा तो वही है ना उनके पास, तरीके हज़ार हैं। अच्छा, हम प्लान A करेंगे, प्लान B करेंगे, प्लान C करेंगे, तो डेटा एक बार गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, आप आधार मत शेयर करिए। तीसरा, मान लीजिए ऑब्वियसली हम सब ने कहीं ना कहीं अपना डेटा दिया है, तो बहुत लोग कहते हैं अब डेटा दे दिया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात तो सच है कि आप अपने दे दिया, अब उसको आप पास्ट को आप वापस तो नहीं ला सकते हैं, बट इतना ज़रूर है, आप इतना याद रखिए कि हम में से हर कोई पोटेंशियल विक्टिम है। हमेशा कहता हूँ मैं कि जब भी कोई क्राइम होने वाला होता है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, आपने डेटा सब कुछ दे दिया, एक लास्ट जो स्टेप होता है वो आपके हाथ में होता है। यानी कि या तो लिंक क्लिक करना, OTP शेयर करना, ये कौन करता है? विक्टिम ही तो करता है। तो लास्ट जो कड़ी है वो आपके हाथ में है। अगर वहाँ पे भी आप रुक गए तो आप क्राइम को होने से रोक सकते हैं। तो वो तभी आप करेंगे जब आप अलर्ट रहेंगे। इंटरनेट पर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ आप आपकी जो रियल लाइफ है उसको इंटरनेट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आपकी रियल लाइफ इंटरनेट पे जो है या नहीं है। आप किसी की आवाज़ कॉपी कर सकते हैं, किसी की वीडियो कॉपी कर सकते हैं, तो किसी पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? तो यानी इंटरनेट पर कभी भी कुछ भी OTP शेयर करने से पहले, लिंक क्लिक करने से पहले, अपनी डिटेल्स देने से पहले आप ले लीजिए 5 मिनट लीजिए, सोचिए मैं कहाँ दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ। अगर ये 3 सवाल आपने इनका जवाब शांति से दे दिया तो 95% आप ऐसे अटैक्स के विक्टिम होने से ज़रूर बच सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि काफ़ी सारे फ्रॉड्स AI में वीडियो बेस्ड हो रहे हैं। अब तक हमने देखा था OTP बेस्ड या फिशिंग ईमेल्स के थ्रू या फिर ऑडियो कॉल्स के थ्रू, लेकिन हमने अभी रिसेंटली देखा है वीडियो कॉल्स, जो आपके पहचान के लोग हैं उनके वीडियो कॉल्स आते हैं और उसके थ्रू स्कैम होता है। इस पे कुछ बताइए कि एग्जैक्टली ये होते कैसे हैं। इसका एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल था, तो ये हांगकांग का एग्जांपल है। हांगकांग में एक बहुत बड़ी कंपनी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी की कंपनी है। बहुत बड़े बड़े HNIs के वो जो है पैसे संभालते हैं। अब वहाँ के जो CFO हैं उनको टारगेट किया गया। क्या टारगेट किया गया? अब अच्छा, इनकी कंपनी में एक प्रोटोकॉल होता था कि हर महीने CFO अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बैठेंगे जूम कॉल पे, और वो पूरा मतलब प्रॉपर एक मंथली ऑडिट होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरी प्रॉपर मीटिंग चलेगी। ये साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया? उन्होंने डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे वॉइस क्लोनिंग, आवाज़ में आप फेरबदल कर सकते हैं, डीप फेक में आप वीडियो में फेरबदल कर सकते हैं। हमने पीछे कितने एग्जांपल्स देखे, एक्ट्रेसेस के डीप फेक बने हैं, क्रिकेटर्स के डीप फेक बने हैं, जैसे हमने देखा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के डीप फेक बने हैं, जहाँ वो बेटिंग ऐप्स प्रमोट करते दिखे गए हैं। रियल में उनकी किसी और इंटरव्यू से वो वीडियो उठाकर डाल दी और वॉइस क्लोनिंग के थ्रू उनसे बुलवा दिया कि आप ये ऐप डाउनलोड करिए, मैं भी खेलता हूँ, मैं भी पैसे कमाता हूँ। और आप मानेंगे नहीं, इस वीडियोज़ के चक्कर में वो बेटिंग ऐप्स को इतनी ज़्यादा अटेंशन मिली है, क्योंकि हमारे भारत देश में लोग ये सेलिब्रिटीज़ को भगवान मानते हैं। राइट। तो कितने एक्ट्रेसेस के बने हैं। डीप फेक जनरली किसी को डिफेम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एक्ट्रेसेस का मैंने एग्जांपल दिया, उनको डिफेम करने के लिए बनाए गए। इलेक्शंस के टाइम पे हमने डीप फेक का बहुत ही मैसिव राइज देखा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इस साल बहुत जगहों के इलेक्शंस हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के। हर जगह अलग अलग पॉलिटिशियंस के डीप फेक बने हैं, जहाँ उन्होंने जो स्टेटमेंट कभी दी ही नहीं वो भी दी गई है उस डीप फेक के अंदर। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी है। इस एग्जाम्पल जो हांगकांग वाला एग्जाम्पल है, उसमें इन लोगों ने ये CFO का डीप फेक बना दिया। कहीं से इनको जूम के क्रेडेंशियल्स इन्होंने निकाल लिए, जो उनकी मीटिंग होती थी, अच्छा क्रेडेंशियल निकाल लिए, डीप फेक बना दिया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, वही मंथली जो इनकी कॉल थी, CFO तो आए नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले उनके क्रेडेंशियल्स निकाल लिए और उनकी ईमेल से कुछ ऐसे करके उन्होंने सबऑर्डिनेट्स में मेल कर दी कि आप हमारी मीटिंग पहली तारीख की जगह 2 दिन पहले होगी। उस तारीख पे नहीं हो रही जिस तारीख पे हर रोज होती है, वरना अब CFO तो करेगा ही उस महीने में। तो 2 दिन पहले करी है और इन्होंने मीटिंग कर ली। अच्छा, डीप फेक बना रखा है। जो आप ये देखिए कितना कन्विंसिंग डीप फेक होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हर महीने इनको जूम कॉल पे मिलते हैं वो नहीं पहचान पाए। और उन्होंने बड़ी ब्रीफ मीटिंग रखी और उन्होंने बोला कि अच्छा अभी ये अमाउंट जो है अभी X
आप कोई बहाना बना दिया और बोला कि अमाउंट एक्स आप अकाउंट में दे दीजिए और हम आगे इसमें देखते हैं। वो एक्स जो अकाउंट था वो था साइबर क्रिमिनल्स का। अब सबऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली जब बॉस बोल रहे हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए और वो पैसे रफू चक्कर हो गए। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है ये कोविड-19 से पहले नहीं थी, बट ये जनरेटिव एआई जब से आया है और एआई का जो रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, जब से ये हुआ है डीप फेक की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, बढ़ती जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे वॉइस क्लोनिंग ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, डीप फेक के आपको इंटरनेट पे फ्री सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे या पेड भी मिलेंगे। और पेड कितना, 1500 रुपये। एक इतना बड़ा स्कैम करने के लिए अगर मेरे को 2000 रुपये खर्चने पड़ रहे तो क्या ही हो गया। तो इतने कन्विंसिंग डीप फेक बन रहे हैं कि आप पता नहीं लगा पाएंगे क्या सच है क्या झूठ है। फॉर्चुनेटली आज की डेट में कुछ तरीके हैं जिससे आप फिर भी डीप फेक और असली वीडियो में फ़र्क ढूंढ सकते हैं। वो 3-4 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ब्लर्ड बैकग्राउंड। तो बहुत बार क्या होता है, अगेन ये 4 स्टेप्स हर केस में काम नहीं आएंगे, बट 10 में से 9 डीप फेक के केसेस में ज़रूर काम आ जाएंगे। तो ब्लर्ड बैकग्राउंड क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरी जो मैं बैठा हूँ, मैं जो पीछे बैकग्राउंड है उसमें आपको थोड़ा डिस्क्रिपेंसी दिखेगी, बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर्ड हो सकता है। दूसरा लिप मूवमेंट, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सिंक कर रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। तीसरा रोबोटिक मूवमेंट, मैं नेचुरली हाथ मूव कर रहा हूँ, को दिखाई दे रहा है, बट इन डीप फेक वीडियोज़ में आपको बड़ी रोबोटिक सी मूवमेंट दिखेगी। ओके अगर आप ध्यान से 5 मिनट देखेंगे। और चौथा, वेरीफाई द सोर्स। आपको डीप फेक जनरली सोशल मीडिया पे दिखेंगे, आपको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बड़ा भरोसा करते हैं आज की डेट में। व्हाट्सएप पे जो वीडियो आती है ज़रूरी नहीं हो सकते हैं, ये मैं खासकर यूथ को बोलना चाहूँगा। हम अंधाधुन जो वीडियो आती है उसको शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे कि हम वो डीप फेक को बढ़ावा ही दे रहे हैं। डीप फेक पिछले अभी इलेक्शन टाइम में बड़े ही इसलिए कि लोगों ने आगे शेयर कर दिए, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, अरे आप ये देखो वीडियो सच्ची है झूठी है। आज का ज़माना, अगेन मैं बोलता हूँ, ट्रस्ट किसी को नहीं कर सकते। तो हमने ये हांगकांग वाले एग्जांपल में देखा कि कैसे डीप फेक से आई थिंक $25 मिलियन इतना बड़ा स्कैम था ये, जो साइबर क्रिमिनल्स ले गए सिर्फ एक डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से। और अगर मैं डीप फेक से थोड़ा हटके अगर बात करूँ, आपने वीडियो की बात की, तो डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज हमारे भारत देश में चल रही है। 3 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात का जो वो प्रोग्राम करते हैं, उसमें इन्होंने सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात की है कि डिजिटल अरेस्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। अब डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ये साइबर क्रिमिनल्स भी देखिए, हमारे जैसे फ़ोन है, आपके फ़ोन के नए नए वर्जन आते हैं, जैसे आईफोन 15, 16, 17। तो साइबर क्राइम के ना अलग अलग वर्जन बदलते रहते हैं। ये सेम टाइप के नहीं होंगे, कुछ टाइम तक चलेंगे, 3 महीने, फिर ट्रेंड बदल जाएगा, कुछ नया आ जाएगा मार्केट में आ जाएगा। तो डिजिटल अरेस्ट को थोड़ा टाइम हो चुका है, करीब 10 से 11 महीने हो चुके हैं। इतनी देर तक ये कोई भी साइबर क्राइम इतनी देर तक रहता नहीं है, चेंज हो जाता है। लेकिन ये क्यों रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है साइबर क्रिमिनल्स के लिए, अनफॉर्चुनेटली। तो इस केस में ये डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है, डिजिटल अरेस्ट में आपको एक कॉल आएगा, या तो नॉर्मल कॉल या प्री रिकॉर्डेड कॉल, जिसको हम IVR कॉल बोलते हैं, जो हमें लगता है, पर अगेन आप माइंडसेट देखिए, हमारा परसेप्शन है कि प्री रिकॉर्डेड कॉल होगा तो जेन्युइन ही होगा। प्री रिकॉर्डेड कॉल आएगा कि अच्छा आप, और ये रैंडम कॉल हो सकते हैं, या तो बोलेंगे कि आपके फेडेक्स स्कैम में कुछ, आपके फेडेक्स कोरियर में कुछ आपको इलीगल मटेरियल मिला है, या आपका आधार कार्ड या आपका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है। इन शॉर्ट कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपका नाता क्रिमिनल एक्टिविटी से है और आप डर जाएंगे। फिर वो आपको एक नॉर्मल कॉल करेंगे, कोई पुलिस सबऑर्डिनेट कॉल करेगा, सब इंस्पेक्टर, वो बोलेगा जी अच्छा बताइए, और आपको बिल्कुल आवाज़ से और लहजे से लगेगा कि हाँ मैं एक सब इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ। वो आपकी डिटेल सब नोट करेगा, फिर बोलेगा मैं अपने बड़े साहब से बात कराता हूँ, वीडियो कॉल पे आ जाइए, या तो जूम कॉल पे या स्काइप पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल पे ले लेंगे। एक आदमी होगा बिल्कुल प्रॉपर पुलिस यूनिफॉर्म, पूरा ऐसे सेटअप एकदम पुलिस स्टेशन वाला ही होगा। प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप पे अगर ये बात हो रही है तो प्रोफाइल पिक्चर भी उसी पुलिस की होगी। जैसे पीछे हमने जैसे महाराष्ट्र ले लेते हैं, हमने कितने केस देखे, महाराष्ट्र पुलिस की व्हाट्सएप DP होगी, नाम महाराष्ट्र पुलिस सब, या इंस्पेक्टर XYZ होगा, वो आपसे बात करेगा। अच्छा अगेन आपको उससे बात करके बिल्कुल लगेगा हाँ मैं जेन्युइन एक पुलिस इंस्पेक्टर से ही बात कर रहा हूँ। वो आपको अच्छी तरह डरा देगा कि आपके बहुत ही ज़्यादा चार्जेस हो गए हैं और बहुत दिक्कत हो गई है आपको, और अब आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। मतलब आपको इतना डरा देगा, वो वर्ड यूज़ करते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, यानी अब आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, वीडियो ऑन रखेंगे जब तक ये कार्रवाई चलेगी। हमने देखा लोगों को 24 घंटे से लेके 4-4, 5-5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करा हुआ है, यहाँ तक कि सोते वक्त भी वो कहते हैं वीडियो ऑन करो, कभी कभार बोलते हैं ऑन करो, कभी कभार बोलते हैं ऑफ करो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये इसका क्या लॉजिक क्या है, वीडियो कॉन्स्टेंट ऑन रखने का क्या सेंस है। वो सेंस ये है
कि जैसा मैंने शुरू में कहा, साइबर क्रिमिनल्स कभी नहीं चाहेंगे आप अपना खुद का दिमाग लगाएं। खुद का दिमाग लगाएंगे तो आप पकड़ लेंगे साइबर क्राइम में। वो उस माहौल में आपको कंटिन्यूसली रखना चाहते हैं कि आप माइंड से कि डरे रहो, आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, डरे रहो। आप देखिए ना, अगर कल को वीडियो कॉल ऑफ कर दी, आप थोड़ा अपना टाइम अलग से बिताएंगे, 3 लोगों से बात करेंगे, तो आपका दिमाग चलेगा कि अच्छा है तुम्हें स्कैम हो रहा है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी के साथ उस पर हैं और वो प्रॉपरली बोलते हैं, रैंडमली बोल देंगे अच्छा रूम का अपना पूरा वो दिखाओ, कोई है तो नहीं कमरे में, किसी से बात तो नहीं कर रहे। अब आपको सुनने में तो बड़ा बचकाना लगेगा, लेकिन उस टाइम इतना डरा देते हैं ये, आप डर जाएंगे, आप प्रॉपरली डर जाएंगे कि मेरे खिलाफ कुछ सच में हो रखा है। फेक FIR की जो हमारी कॉपीज़ होती हैं, फेक अरेस्ट वारंट्स, वो तक बना देते हैं लोग और आपको भेजते हैं। AI की मदद से ये सब फेक बनाना बहुत आसान है। आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, फेक सुप्रीम कोर्ट की ईमेल आईडीज़ बना देंगे, सॉरी ईमेल आईडीज़ क्या बोल रहा हूँ, फेक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स बना देंगे और आपको वहाँ भेजेंगे। और ऐसे कितने स्कैम हो चुके हैं। अच्छा 3-4 दिन आपको रखने के बाद जब आप पूरी तरह आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं मेंटली और आप पूरी तरह इनके वश, एक तरीके से वश में आ गए ना, तो ये फिर एंड में तो गोल मनी होता है। आपको बोलेंगे आप पैसे ट्रांसफ़र करिए। अच्छा पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, कहते हैं कि अब आप इतना आप ऑन एन एवरेज डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स आज पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम अप्रॉक्सीमेटली 20 से 23 लाख रुपए का है। 20 to 23 lakhs एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम की बात कर रहा हूँ। अगर इतना बड़ा स्कैम है, एक कैच है इसमें, आप जब बैंक से क्या कहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो जब बड़ा अमाउंट कभी ट्रांसफर होता है तो बैंक एक बार आपसे कंफर्म करता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, मैम क्या कर रहे हैं, अब इतना बड़ा क्या हो गया। ये उसको भी ट्रेन करके बोलते हैं कि अगर बैंक ने आपको बोला तो आप उनको बोलेंगे, बहाना बोल देंगे मेरे को मेरे भाई तक पहुंचाना है, घर में शादी है, करना है, कुछ जेन्युइन रीज़न करके। ये क्यों बोलते हैं? कल को आप बैंक के पास ये जाके नहीं बोल सकते कि आप मेरे साथ स्कैम हो गया। बैंक वाला कहेगा आपने तो मेरे को मना किया। इस पॉइंट से भी वो नहीं समझ पा रहे कि ये पॉइंट जब बता रहा है सामने वाला फ्रॉड, तब तक वो तब तक नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वो इतने डर चुके होते हैं। और ज़्यादा शुरू में डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, शुरू में भी क्या आज भी मेजॉरिटी डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स 60 एंड अबव की जो एज ग्रुप में होते हैं उनके साथ किया जाता है। अगेन यंगस्टर पे ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। जो शुरू में मैंने आपको बात बताई, ये डर ओल्ड एज में जो लोग हैं उनमें रहेगा। उनमें इतनी जिसे कहते हैं ऑब्वियसली उनको नहीं पता क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो डर भी जल्दी जाते हैं। हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे जिसमें अलग अलग, हमने पीछे देखा एक बहुत बड़े ग्रुप है कंपनीज का, वर्धमान ग्रुप, उसके जो CEO रह चुके हैं उनको 7 करोड़ का स्कैम हुआ। उस केस में क्या हुआ, उन्होंने बोला हम CBI से बात कर रहे हैं। अच्छा CBI वो लग भी रहे थे बिल्कुल कॉल वगैरह पे, लेकिन ये माने नहीं। हद तो तब हो गई, CBI के नहीं माने, फिर इनको एक और कॉल आया, एक सेटअप बनाया सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम का, जहाँ हमारे चीफ जस्टिस जो अभी सिटिंग चीफ जस्टिस है उनके जैसा दिखने वाला गेटअप में आदमी वो बैठा है और उनकी आवाज़ में एक ऑर्डर पास कर रहा है इनके अगेंस्ट कि आपने इलीगल एक्टिविटी की, ये वो है। ये तब मान गए। 7 करोड़ का वहाँ स्कैम हुआ। एक और स्कैम हुआ आगरा के अंदर, जहाँ एक लेडी, एक स्कूल की टीचर, उनको कॉल किया गया कि 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो, आपकी जो बेटी है उसका हाथ सेक्सटॉर्शन में है और बहुत ही उल्टे सीधे कामों में इसका वो है, अगर आपने नहीं दिए हम, और वो फ़ोन करते पुलिस वाले हो गए, क्रिमिनल्स की तरह नहीं बोलते, कहते पुलिस वाले ही हैं, पैसे दो वरना आप वो हो जाएगा, क्या नाम है, हम तो इसको वायरल कर देंगे। वो इतने स्ट्रेस में आ गई लेडी, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत वहीं हो गई है। मतलब ये पैसों से भी एक अलग लेवल पे चली गई बात। और ऐसे कई सारे स्कैम्स हुए हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के हुए हैं, ज़्यादातर ओल्ड एज में हुए हैं। लेकिन डिजिटल अरेस्ट ये जो स्कैम है इतना बड़ा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि आप देखिए फुल प्रूफ है साइबर क्रिमिनल के लिए, बड़ा अमाउंट है। आप जैसा कि मैंने कहा विक्टिम को अपने वश में करते हैं, वो होशो हवास में ही सब कुछ कर रहा है ना, चाहे डर के मारे कर रहा है। बट बैंक जाते कितनी बार वो बोलते हैं आप खुद बैंक जाइए और वहाँ करिए, जिससे एक प्रूफ रहे कि बंदा तो चल के उसने खुद यहाँ पे बैठ के ट्रांसफ़र किया है। क्योंकि अगर आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स की जब बात करते हैं, RBI की एक नोटिफिकेशन निकली थी 2017 में, जो शुरू में कहती थी कि अगर आप 72 आवर्स के अंदर कोई साइबर क्राइम होता है तो आप बैंक को प्रॉपर आप रिटर्न लिखिए और बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है आपके पैसे वापस करने की। शुरू में ये था, बट उस पहली बात तो ये देखिए इसे भी हेडिंग थी, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन इसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं बीच में। अब रिसेंटली जो लास्ट चेंज है वो ये कहता है 72 आवर्स के अंदर तो आप करिए, लेकिन बैंक सबसे पहले देखेगा आपकी नेग्लिजेंस कितनी थी। अगर आपकी नेग्लिजेंस बहुत थी तो बैंक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक को तो अपनी जेब से पैसे देने हैं। राइट। और अगर आपकी नेग्लिजेंस नहीं थी और आपको लगता है बैंक की नेग्लिजेंस थी, जैसे कुछ केस मैंने देखा है जब बैंक ने नहीं कॉल किया, इतने बड़े अमाउंट जब ट्रांसफर हो रहे थे बैंक ने कंफर्म नहीं किया, तो बैंक की नेग्लिजेंस थी, वहाँ आप बोल सकते हैं।
बट ये नोटिफिकेशन तभी काम करती है जब आपकी नेग्लिजेंस ना हो। आप जब बैंक ने कॉल किया और बैंक वाले को बोल रहे हो हाँ जी मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप किस मुंह से बैंक के पास जाएंगे? तो वहाँ से भी आप चले गए, और जो पैसे गए एक बार तो चले गए। तो हर जगह एक बड़ा फुल प्रूफ स्कैम बन चुका है ये। जैसे आपने कहा, इस समय काफ़ी सारे डिजिटल स्कैम हो रहे हैं और उसमें स्पेशली टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे अबव 60 ईयर्स। लेकिन कई बार हम देखते हैं यूथ को टारगेट किया गया है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग लोन्स इन देयर नेम बाय मैनिपुलेटिंग द सिबिल स्कोर। कई बार हम देखते हैं आज की जो यूथ है, स्पेशली पोस्ट लॉकडाउन, इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35, ये जो एज ग्रुप इस स्टॉक मार्केट में आया है, उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ लोन्स, इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन उनके पास वो सिबिल स्कोर नहीं रहता है जिनसे उनकी लोन्स पास हो सके। तो इस तरीके से कैसे फ्रॉड होता है कि किसी के सिबिल स्कोर को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनके नाम पे आप लोन जनरेट करके आपके अकाउंट में वो डायरेक्टली पैसा ना आके फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में वो पैसा जाता है। इस पे कुछ बताइए कैसे ये चीज़ होती है। देखिए, कोई भी फ्रॉड जो आजकल यंगस्टर के साथ हो रहा है, वो दो प्रोमिनेंट ऐप्स हैं जहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। पहला है डिस्कॉर्ड, दूसरा है टेलीग्राम। ज़्यादातर डिस्कॉर्ड। क्यों डिस्कॉर्ड? बिकॉज वहाँ अनोनिमिटी है वहाँ, और पहला। दूसरा, वहाँ यूथ इतनी क्यों है? बिकॉज मोस्टली जो गेमिंग, डिस्कॉर्ड मेनली गेम्स के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी गेम्स के अलग अलग चैनल होते हैं डिस्कॉर्ड में, जहाँ लोग अलग एक दूसरे से बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड दूसरों से बात कर रहे होते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो किससे बात कर रहे हैं। तो अनोनिमिटी मेंटेन रहती है, पहला। दूसरा, ग्रीड। ऑब्वियसली यूथ को भटकाना थोड़ा आसान है आज की डेट में। आयरनी ये है कि हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा यूथ मॉडर्न है, हम कहते हैं ना, बड़े दादाजी और दादी जी तुम्हारे होते हैं, वो कहते हैं यार हमारे आजकल की जनरेशन को तो बहुत कुछ आता है, जैसे खट खट फ़ोन चला लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको बेसिक डूज एंड डोंट्स ही नहीं आते। एक नॉर्मल, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका नॉर्मल एक फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए, आपको ये नहीं पता क्या करना है। आपके साथ एक बेसिक फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, आपको ये नहीं पता क्या करना है। तो काहे के मॉडर्न है हम लोग? राइट। तो हम मॉडर्न नहीं है, हम यूथ ओवर स्मार्ट है, उसी का फ़ायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। राइट। और वो हमेशा प्ले ही ऐसे करते हैं, पहले आपकी ईगो मसाज करेंगे। ये सब यूथ वालों के लिए ईगो मसाज पहले आपकी होगी, आपको दिखाएंगे कि आप कितने स्मार्ट हो, आप बहुत बढ़िया हो। उसके बाद आपको जताएंगे कि हाँ, जैसे आपने सिबिल स्कोर की बात की कि आपको तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा ही होना चाहिए, आप तो इतने कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। आज एआई की मदद से सिबिल स्कोर को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो गया है कहीं आप। और सबसे बड़ी बात है, अब तो फॉर्चुनेटली सिविल स्कोर को मैनिपुलेट करने के शुरू में केसेस आए, तो अब बैंक्स थोड़े, आरबीआई की तरफ से भी काफ़ी नोटिफिकेशन निकली, और अब हमारे जो पीछे जो हम काफ़ी बैठक भी हुई हैं आरबीआई और हमारे I4C की, जो हमारे साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये लोगों ने मिलके अलग अलग इनिशिएटिव्स भी निकाले हैं और बैंक्स को अलग अलग चेतावनियाँ भी दी हैं कि आप अलर्ट हो जाइए। तो अब फिर भी थोड़ी ये केसेस हम देख रहे हैं, बैंक्स अलर्ट मोड में है, बट आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, सिबिल स्कोर्स को मैनिपुलेट करना एआई की मदद से ईजी हो गया था। फेक बना दीजिए, उसमें क्या जा रहा है? आप जब म्यूल अकाउंट्स फेक बना पा रहे हैं तो सिबिल स्कोर को चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत ही कैची चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ बात सिबिल स्कोर की नहीं है, बट कभी हमने देखा होगा, टीनेजर्स को ही जनरली क्यों ये लोग टारगेट करते हैं, चाहे वो विक्टिम की तरह हो, चाहे साइबर क्रिमिनल की तरह हो। आज की डेट में जो आप ये साइबर स्पॉट्स सुनते हैं, जामतारा, न्यू, मेवात, औरंगाबाद, यहाँ पर जनरली जो मेजॉरिटी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो टीनेजर्स होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो पकड़े जाएंगे उनको जेल नहीं भेजते, बिलो 18 को आप जुवेनाइल भेजते हो, और जुवेनाइल में आप जल्दी बाहर भी आ जाओगे। तो साइबर क्रिमिनल बड़ा स्ट्रैटेजाइज्ड एक तरीका होता है कि ऐसे लोगों को पकड़ो, नंबर 1। नंबर 2, जो विक्टिम होते हैं उनको भी आप कितना ही कसूरवार ठहरा दोगे। अगर मान लीजिए कोई विक्टिम है, उसने पैसे गंवा दिए, क्या कर आप, मतलब इतने सारे इम्प्लीकेशंस तो नहीं है उस चीज़ के। कोई एडल्ट होता है फिर भी 4 इम्प्लीकेशंस और होती हैं। और जी जो आप तो सिविल की बात कर रहे हैं, मैं अगर इससे नेक्स्ट स्टेप ले जाऊँ, एडिक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जिसका फ़ायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। पिछले कुछ टाइम पहले हमने देखा कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जहाँ बंदा, आई थिंक उसने जेई वगैरह क्रैक किया, फिर भी 96 लाख गैम्बलिंग में उसने गवा दिए। वायरल हुई थी 96 लाख गवा दिए उसने। क्यों? एडिक्शन है। और अगेन ये सारे साइबर, वो तो चली, वो थोड़ी गेमिंग की बात हो गई जो ये गैम्बलिंग की है, बट साइबर क्रिमिनल्स अगेन पहले देखते हैं आपको हिट क्या करेगा, कहाँ करेगा। आप देखिए, जगह भी मैटर करती है। व्हाट्सएप पे ये सब मैसेज नहीं मिलेंगे आपको डिस्कॉर्ड पे मिलेंगे, अनोनिमिटी मेंटेन्ड है, फिर आपको कुछ लालच देंगे। और भी अलग अलग स्कैम्स, अगर मैं यूथ की बात करूँ, एक पीछे स्कैम बड़ा फेमस हुआ था, सिर्फ यूथ के लिए नहीं था, बट मोस्टली इसमें यूथ आए थे, कि आपको 5 रुपये दे दिए जाते हैं, आपकी यूपीआई में आते हैं 5 रुपये। कोई बोलता है कि अरे मैं आपको गलती से कर दिए, वैसे मेरे पास एक स्कीम है,
आप मुझे 10 रुपये दीजिए, मैं आपको 20 रुपये दूंगा, आप मुझे 20 दीजिए, मैं आपको 40 दूंगा, आपको डबल करके दूंगा। अच्छा, बहुत लोग इसके झांसे में आए, सुनने में बड़ा ये बचकाना लगता है, बट बहुत लोग इसके झांसे में आए और शुरू में उनका ट्रस्ट जीतता था वो, कि आपने 2000 दिया, आपको 4000 मिल रहे हैं। अच्छा, 8000 दिए, 16000 वापस मिल रहे हैं, एक का डबल वाली स्कीम जो होती है। करते 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 एक पॉइंट पे जो आपका ट्रस्ट बन गया, जब आपने बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया, 2-3 लाख ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपको वापस ही नहीं मिले, हो गया स्कैम। तो अलग अलग स्कैम। और अगेन आप कहीं भी देख लीजिए, यूथ हमारा हमेशा ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में पकड़ा जाता है। ओवर स्मार्टनेस का मतलब ये है कि मुझे सब पता है, जबकि नहीं पता आपको कि अलग अलग स्कैम आ रहे हैं, आपको नहीं पता। और साइबर क्रिमिनल्स, मैं हमेशा बोलता हूँ बेवकूफ़ हम हैं, साइबर क्रिमिनल्स हमेशा हमसे 2 कदम आगे। क्योंकि इसका बहुत एक लॉजिकल सेंस है। हम लोग, जैसे आप हैं, आप अपने दिन में 10 काम करते होंगे, फैमिली टाइम है, प्रोफेशनल वर्क है, पर्सनल टाइम है, कुछ ना कुछ है। साइबर क्रिमिनल्स 24 घंटे एक ही प्रॉब्लम फोकस कर रहे हैं, वो है कि जी क्या लूप होल निकालें हम, क्या ऐसी चीज़ करें कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स करके देखें तो साइबर क्रिमिनल्स ऑब्वियसली आगे निकल जाएंगे। लेकिन समझदारी इसमें है ये आप समझना कि हाँ, 2 कदम वो हमेशा हमसे आगे रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं अलर्ट हूँ तो मैं बच ज़रूर सकता हूँ। अगर मुझे पता है मेरे आसपास हो क्या रहा है, अगर आपको यही नहीं पता कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो कल को आप डिजिटल अरेस्ट के तो शिकार हो जाएंगे। और ये कितने सारे स्कैम्स जो जैसे हमने डिजिटल अरेस्ट देखा, डिजिटल अरेस्ट का जो सबसे कोर प्रॉब्लम है, क्यों ये हो रहे हैं, नंबर 1, डिजिटल अरेस्ट हमारे कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। हमारा कानून कोई प्रोविज़न नहीं देता किसी भी अथॉरिटी को कि आपको वीडियो कॉल पे डिजिटल अरेस्ट कर दें। वो हमेशा या तो आपके घर पे आ जाएंगे, अगर इतना कोई आपके ऊपर संगीन आरोप है तो या तो आपके घर पे आ जाएंगे या बोलेंगे आप हमारे ऑफिस आओ। कोई ऐसे वीडियो कॉल पे नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे देश में लोगों को सिर्फ बेसिक पता हो कि पुलिस कैसे, क्या पुलिस कर सकती, क्या नहीं कर सकती, पुलिस ऐसे वीडियो कॉल पे नहीं बुला सकती। अगर ये बेसिक चीज़ भी पता हो तो कोई डिजिटल अरेस्ट का स्कैम में फंसेगा ही नहीं। बट ये बेसिक चीज़ें हम लोगों को नहीं पता। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करके बड़े बड़े स्कैम पैदा हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि इस समय काफ़ी सारे यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लोन्स एंड गेटिंग ईजी मनी। मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूंगा, पोस्ट लॉकडाउन अगर हमारी फील्ड की बात करूं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस समय अगर देखें तो जो टारगेट ऑडियंस है या स्पेसिफिक जो कहेंगे एज ग्रुप है हमारी फील्ड में, वो है बिटवीन 35 to 60। और ये जो ऑडियंस है काफ़ी मैच्योर है। लेकिन पोस्ट लॉकडाउन काफ़ी सारे यूथ को हमने हमारी फील्ड में आते हुए देखा है, विच आर इन द एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 18 to 25 स्पेसिफिकली। और उनको रातों रात यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पैसा कमाना और पैसा बनाने में। तो ये अगर डिफरेंस सभी को पता चल जाए कि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और पैसा बनाना एक अलग चीज़ है। पैसा बनाने में लंबा समय लगता है और पैसा कमाने में भी कह सकते हैं लंबा समय लगता है, लेकिन उसमें सही तरीका आपको पता होना चाहिए। स्पेशली मैं कहूँगा यहाँ पे जिस हिसाब से फाइनेंशियल फ्रॉड हमारी फील्ड में भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे फेक कॉल्स हमें भी आते हैं, काफ़ी सारे फेक ईमेल आईडी हमें भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कोई ना कोई चीज़ हमें भी हाईलाइट हो जाती है कि ये फेक है। उस पर मैं अगला सवाल आपको पूछना चाहूँगा। एक सिंपल फैक्टर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसको कैसे एक नॉर्मल पब्लिक इग्नोर करता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दिस स्कैम्स? छोटा सा एग्जांपल, हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की है, हम सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। Yes. हम में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट्सएप पर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेटिंग में ऑप्शन है, बट हम वो अप्लाई कभी करते नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, हमें नहीं पता। हम आगे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें गिनवा रहा हूँ। हमने व्हाट्सएप की बात करी, व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पढ़ी है? हमने नहीं पढ़ी है। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप आज व्हाट्सएप पे जाएंगे, आप अकाउंट में जाके सेटिंग्स में देखेंगे तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का वो ऑप्शन देता है, आप वो करिए। लेकिन हम शुरू में बोलते थे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनफ है। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने कहा साइबर क्रिमिनल्स चुप तो बैठते नहीं है, वो 24 घंटे लगे रहते हैं इनोवेटिव तरीकों में। कुछ केसेस ऐसे भी देखेंगे जहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी तोड़ा गया है, बट कैच ये है वो इसलिए तोड़ा गया कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर था। ह्यूमन एरर की वजह से ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तोड़ा गया, यानी कि कहीं ह्यूमन एरर के चक्कर में आपने कोई जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड है, कोई कोड है, वो आपने किसी को शेयर कर दिया, ये बोल के। कोई भी अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। और हाँ, फॉर स्पेसिफिकली फॉर यूथ कपल ऑफ चीज़ें जो बिल्कुल रेड फ्लैग्स, जिसको हम यूथ की लैंग्वेज है कि क्या रेड फ्लैग होते हैं, कुछ रेड फ्लैग जो आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन। जब भी आपको इंटरनेट पे टू गुड टू बी ट्रू मतलब पैसे कमाएंगे, डबल करेंगे पैसे, इन्वेस्टमेंट बड़ी है,
आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी यानी कोई भी आपको स्क्रीन शेयर करने को बोले, यानी कि कितनी बार हमने देखा है कि आप दूसरी पार्टी बोलती है आप स्क्रीन शेयर करो, कुछ भी हो सकता है कि अच्छा आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ कैसे स्टेप्स क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको स्क्रीन शेयर नहीं करना एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, मतलब सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, स्क्रीन शेयर नहीं करना। क्यों? आप स्क्रीन शेयर करके एज इट इज़ एक्सेस दे रहे हैं किसी और को अपनी स्क्रीन का। मान लीजिए अगर मैं साइबर क्रिमिनल हूँ और मेरे पास एक्सेस आपके फ़ोन का है, मुझे कोई OTP चाहिए, ऐसे कितने केस हमने देखे हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने वहाँ से OTP जनरेट किया, मैसेजेस में ऊपर दिख जाता है OTP क्या है, वो OTP जैसे ही दिखा खट खट हमने OTP डाला और एक्सेस मिल गया उसके अंदर, स्क्रीन का एक्सेस मिल गया ना मेरे को। तो स्क्रीन एक्सेस कभी नहीं देना चाहिए। दूसरा, तीसरा, अगेन पर्सनल डेटा कभी भी शेयर करने से पहले, कोई भी पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले किसी को भी 2 बार सोचिए। जैसे मैंने कॉल्स की बात की है, कितने ऐसे स्कैम पीछे हुए हैं जहाँ पर शुरू AI के दौर से पहले या कोविड-19 के दौर में क्या होता था, आपको कॉल आती थी कि जी मैं आपका चाचा बोल रहा हूँ या आपका ताया बोल रहा हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे पैसे चाहिए, पैसे ट्रांसफ़र कर दो। कुछ लोग उसके झांसे में आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, कुछ लोग आवाज़ से समझ जाते थे। वॉइस क्लोनिंग के ज़माने में सेम आवाज़, मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे साथ हो रखा है इन द सेंस कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, हम लोग बैठे हुए हैं और मेरे दोस्त को फ़ोन आया उसके फादर की आवाज़ में कि बेटा मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, जल्दी 25,000 ट्रांसफ़र कर दो। वो तो फॉर्चुनेटली फादर दूसरे कमरे में बैठे हुए थे तो हमें पता लग गया। लेकिन आप ये सोचिए साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वो 7-8 सेकंड तक वो शॉक था, फिर उसको याद आया कि अरे मतलब पापा तो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये हो रहा है। अगर ना बैठे हो तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या है कि मैं जल्दी ट्रांसफर कर दूं, आवाज़ तो पापा की है। राइट, मुझे पता है उस समय अपना कूल रहना बहुत ही आसान ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप हमेशा रीचेक करिए। कोई बात नहीं, 1 मिनट में इतना कुछ नहीं हो जाएगा, आप 1 मिनट रुकिए फिर चेक करिए कि अपनी जो भी हैं, आप किसी, आप जैसे मामा है तो मामी को कॉल करिए, किसी को कॉल करिए पूछने के लिए कि सच है नहीं है। कहने का मतलब है जहाँ पे भी पैसे ट्रांसफ़र की बात है, जहाँ पर भी पर्सनल डेटा को शेयर करने की बात है, चाहे कितनी भी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लग रही हो, सोचिए। और चौथा, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, अपने आसपास जो क्राइम्स हो रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा आप टेक्निकलिटीज़ में घुसिए। जैसे हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें, आपको पता तो होना चाहिए क्या है वो। डीप फेक की बात कर रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए क्या है वो। अगर नहीं पता, कल को आपके सामने वो आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा वो स्कैम है। कल को आपको डीप फेक अगर एटलीस्ट पता है क्या होता है, आपके साथ कुछ हो भी रहा होगा तो आपके एकदम बत्ती जलेगी, अरे ये मैंने तो पढ़ा था डीप फेक हो सकता है। और ऐसे कितने केसेस हमने देखे हैं जहाँ मैं कितनी बार जब कॉलेजेस स्कूल में जाता हूँ, मुझे लिंक्डइन पे कितने लोगों का मैसेज भी आया हुआ है कि आपने जब आप बोला था वो दिमाग में बात रह गई, जब हम हुआ स्कैम हमारे साथ हो रहा था तो हमें पता लग गया तो हम रुक गए। कुछ लोग फॉर्चुनेटली कुछ पैसे दिए फिर रुक गए। मेरे कहने का मतलब है डैमेज कंट्रोल। तो आप, अगर आपको पता है आपके आसपास क्या हो रहा है, जीके आपकी बेसिक भी स्ट्रांग है, तो इट्स गुड इनफ। और हाँ, जीके के लिए आप इंस्टाग्राम पे प्लीज़ रिलाई मत करिए, हमारे लिए न्यूज़ चैनल इंस्टाग्राम हो चुका है। आप गूगल पे जाइए, गूगल न्यूज़ साइबर क्राइम लिखिए और गूगल न्यूज़ पे चले जाइए या ट्विटर पे चले जाइए, वहाँ पर आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इन चीज़ों की। जैसे आपने इस समय कहा कि नॉलेज के लिए आप इंस्टाग्राम पे मत जाइए, एक्चुअल जो ऑर्थोडॉक्स वे है उस पर रिलाई करके अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। उस पर मैं हमारी फील्ड का एक एग्जांपल दूंगा। पोस्ट लॉकडाउन आज इतने यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं, इतने कह सकते हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, कि एवरीबडी इज़ थिंकिंग कि हम खुद एक अच्छे खासे इन्वेस्टर है और हम अपना पोर्टफोलियो अपने आप से इस्तेमाल कह सकते हैं प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी फील्ड में डिस्काउंट ब्रोकर्स, जो ये न्यू एज कंपनीज आई है जो स्पेशली यूथ को टारगेट कर रही है in terms of giving zero brokerage and in terms of giving leverage also and just charging a small transaction charges। तो इस पे स्पेशली जो यूथ ने पैसा गंवाया है स्पेशली लास्ट 3 सालों में, जो रिसेंटली सेबी ने भी डेटा डिक्लेयर किया था कि 93% लोग स्पेशली यूथ आर लूजिंग मनी इन FNO सेगमेंट। और FNO सेगमेंट इज़ नॉट कह सकते हैं यूज्ड टू प्रॉपरली क्रिएट पोर्टफोलियो, इट इज़ एन हेजिंग टूल। आपको आपके पोर्टफोलियो को हेज करना है तो FNO मार्केट में आइए, नहीं तो फिर नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स वे में इन्वेस्टमेंट करिए। आज 96 में से मैं इस फील्ड से हूँ और आज करीबन 800 से 900 क्लाइंट्स को हम डेली मैनेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड इन टर्म्स ऑफ देयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लेकिन स्पेशली आज भी हम अपने ऑर्थोडॉक्स वे से ही चलते हैं, जो ओल्ड एज मेथड है उसी को अप्लाई करते हैं हर एक क्लाइंट के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट।
और इससे मैं अगला सवाल आपको पूछना चाहूँगा कि अब तक हमने डिस्कस किया कि एआई के थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो रहे हैं और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स आपने बताए, लेकिन जब हम हमारी फील्ड की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो ये गलत होगा, या इस तरीके से आप काम करोगे तो शायद नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो एआई के थ्रू कैसे आरबीआई और सेंट्रल बैंक्स अब इन फ्रॉड्स को बचा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि एआई कितना हेल्प कर रहा है इन फ्रॉड्स से बचने के लिए। देखिए, एआई को हमने काफ़ी हद तक अपने प्रोसेसेस में जो आरबीआई हैं, बैंक से उन्होंने डालने शुरू कर दिया है। छोटे छोटे एग्जांपल हैं जो आप अगर बैंकिंग आपने वेबसाइट्स भी देखी होंगे, आपने छोटे एग्जांपल्स नोटिस किए होंगे। चैटबॉट्स फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रीमलाइन करते हैं आपके प्रोसेस को। हमने देखा हर बैंकिंग वेबसाइट पे एक चैटबॉट होता है। दूसरा, डिटेक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गए, जो एआई डिटेक्शन सिस्टम्स, यानी पहले क्या होता था, बड़े बड़े पैसे अकाउंट्स में आ रहे हैं या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़, सस्पेक्टेड इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगता था देखने में। अब थ्रू विद द इंटीग्रेशन ऑफ एआई वो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, तो इस हद तक बहुत स्कैम्स बच भी जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास एज हम जो नॉर्मल जो आम जनता है, हमारे पास पंचिंग बैग तो है ही। पंचिंग बैग एक आरबीआई हो गया, एक गवर्नमेंट हो गई कि कुछ नहीं हुआ तो आप लोग, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, आरबीआई कुछ नहीं कर रहा। कभी भी आप देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, आरबीआई हो, बैकएंड पे बहुत काम हो रहा होता है। अगर फॉर हाइपोथेटिकली अगर 10 केसेस हैं, 10 में से 8-9 केसेस बचा दिए जाते हैं, जो ऑब्वियसली न्यूज़ में नहीं आते, बट जो एक केस रह गया वो जब न्यूज़ में आता है तो उसका पूरा एक बखेड़ा बन जाता है। और उसका एक बहुत बेसिक लॉजिक भी है। देखिए, भारत जो है सबसे पॉपुलस नेशन है वर्ल्ड का, यूथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, हमारे डेटा यूसेज सबसे ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि डेटा सस्ता भी यहाँ पर है। ये अगर 4 चीज़ें आप देखेंगे तो एक बड़ा अच्छा बुफे क्रिएट हो जाता है किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए। नंबर 1 प्लेस टू अटैक। और अब तो इतने हम कह रहे हैं ना, नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स भारत के हैं, बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो अगर इतने सब कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है, डेटा भी यहीं पर है, और सबसे सोने पे सुहागा, जनता केयरलेस है। हम डेटा केयरलेस हैं एज अ नेशन, अनफॉर्चुनेटली हम डेटा केयरलेस हैं। जैसा कि मैंने कहा, डेटा बांटते हैं, भरोसा करते हैं इंटरनेट पे लोगों का। तो ये सब चीज़ें देखते हुए साइबर क्रिमिनल के लिए बहुत आसान हो जाता है। और हमने कोविड-19 में देखा, इतने ये सेंटर्स जो मैंने बोला, साइबर क्राइम विलेजेस या साइबर क्राइम स्पॉट्स जिसको हम कहते हैं, क्यों पैदा हुए? लोगों को देखा इजी मनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और आराम से इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है, पकड़ना मुश्किल है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए क्राइम में लोग, साइबर क्रिमिनल्स अनफॉर्चुनेटली इसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के होने के साथ साथ ये क्राइम रेट और इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या आरबीआई टैकल करने के लिए चीज़ें नहीं कर रही है, वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हल्की सी हमारी पीछे है, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है, हमें आदत नहीं है इतने रैपिड चेंज की। हमें पहले आदत थी कि ठीक है, कोई एक ट्रेंड है, 2-3 साल चल रहा है, चलो जिसमें करते हैं। अब ट्रेंड महीने के हफ्ते बदल रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, आप बैठ नहीं सकते, प्रोएक्टिव एक्शन लगातार लेने पड़ते हैं, ले रहे हैं, बट अभी कहीं ना कहीं थोड़े पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ साइबर क्रिमिनल्स को पता है, वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक तरीका अपना रहे हैं जिसमें से क्राइम हो रहा है, और इन लोगों ने अपना एआई डिटेक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं कि डिटेक्ट करना है, सस्पेक्टेड एक्टिविटी अगर डिटेक्ट हो रही है, कोई म्यूल अकाउंट्स, अभी पीछे आरबीआई ने कितने म्यूल अकाउंट्स को सीज कर रखा है। अगेन, म्यूल अकाउंट की भी हंटिंग चल रही होती है कि कितने बैंक्स में क्या क्या म्यूल अकाउंट्स का बंद करो, क्योंकि म्यूल अकाउंट्स बंद हो गए तो साइबर क्रिमिनल का पूरा प्रोसेस खराब हो जाता है, वो क्राइम नहीं कर सकता। तो ये सब काम चल रहे होते हैं। बट अगेन, इस समय पर साइबर क्रिमिनल्स कुछ और नया भी सोचते हैं कि अच्छा, जब तक हमारी इनकी नज़र यहाँ पर है, हम ऐसा क्या नया करें। जैसे डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहा हूँ, आज हमारे देश में खासकर 1.5-2 महीनों में डिजिटल अरेस्ट का बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बन चुका है। बट हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जब तक हम इसकी बात कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स को नया कुछ प्लान कर रहे हैं कि जब, क्योंकि एक बार डिजिटल अरेस्ट लोगों को पता लग गया तो फिर नहीं, उसके झांसे में आएंगे ना, तो कुछ नया लाओ। तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि ठीक है, जैसे हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, लोगों को बताना ज़रूरी है, बट ये भी बताना ज़रूरी है कि ये एंड नहीं है। हो सकता है आप ये प्रोग्राम आज से 2 महीने बाद देख रहे हो तो कुछ नया आ जाए, तब आप ये नहीं बोल सकते कि जी नहीं होने वाला। हम और हमेशा साइबर क्रिमिनल्स वहीं अटैक करते हैं जहाँ की नज़र नहीं होती। पीछे हमने इजराइल का जो इजराइल लेबनान वाला केस जो देखा, जो इजराइल वाला केस था, इसमें पेजर ब्लास्ट हुए हैं। तो पेजर ऐसी चीज़ जो कोई ध्यान भी नहीं देता आज की डेट में, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन वही बात है ना, जहाँ ध्यान नहीं दिया उसी को इस्तेमाल किया कि कैसे हम कुछ ना कुछ क्राइम कर सकते हैं। तो ये एक टेंडेंसी है जो हम सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन, मैं वापस इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, माइंड सेट। सब पहले साइकोलॉजी है, उसके बाद आपके लॉज, प्रोसेसेस और सब कुछ आता है।
जैसे आपने कहा कि आरबीआई शायद एक कदम पीछे है इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग दिस फाइनेंशियल फ्रॉड, लेकिन इसमें कहीं ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लिमिटेशंस होंगे आरबीआई पे, या आरबीआई के खुद कुछ लिमिटेशंस होंगे जिससे वो एक कदम आगे नहीं आ पा रहे। तो ऐसे कोई लिमिटेशंस है, या फिर साइबर जो फ्रॉडस्टर्स है वो शायद 2 कदम हमेशा आगे ही रहेंगे? उसका एक बहुत सिंपल रीज़न है, एक कदम पीछे, मैं एक कदम आगे पीछे की भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं ना एट पार क्यों नहीं हो सकते, इसका बहुत लॉजिकल रीज़न है एटलीस्ट फॉर नाउ। देखिए 3 पार्टीज़ का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है अगर साइबर क्रिमिनल्स को आपको टक्कर देनी है। पहला आपकी हो गई अथॉरिटीज़, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़, या आरबीआई इस केस में हम फाइनेंस की बात करें तो आरबीआई, इन द सेंस इनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा पॉलिसीज़ वगैरह लाने में। दूसरा है सरकार मतलब लॉज लीगल साइड पे लाने के लिए, मैं सरकार नहीं बोलूँगा, मतलब सरकार और आरबीआई सब एक ही उसमें आ गए, एक ही ग्रुप में आ गए कि जहाँ पॉलिसीज़ लानी है हमने। दूसरा है हमारे कोर्ट्स, जजेस एंड कोर्ट्स, हमारी लीगल जो अथॉरिटीज़ हैं, कि आपको लॉ ऐसा लाना पड़ेगा जो आपकी पॉलिसीज़ को कॉम्प्लीमेंट करे, मैच कर पाए। और लेकिन अगेन ये दो भी अपने, मैं कहता हूँ वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसीज़ भी ले आए, तब भी एक कंपोनेंट मिसिंग है, वो है आम जनता, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमें लगता है कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट लॉ भी आ जाए, दुनिया का सबसे बेस्ट पॉलिसी भी आ जाए, दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ जाए, तो भी कुछ नहीं हो सकता जब तक लोग उसकी अडॉप्शन ढंग से नहीं करेंगे, अडैप्ट ढंग से नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करेंगे। अगर आप ही केयरलेस हों तो कितने ही अच्छे सिस्टम क्यों ना हो, साइबर क्रिमिनल आप तक पहुँचेगा और आप फिर मैनिपुलेट हो जाएंगे। वो एक कड़ी तो मिसिंग है ना, तीनों जब सेम पेज पर रहेंगे, यानी आप जब सरकार, आरबीआई, ये सब पॉलिसीज़ जो है इफेक्टिव पॉलिसीज़ निकालेंगी, लॉ ऐसे बनेंगे जो इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और लोग भी इसको अबाइड करेंगे टाइमली, केयरलेस नहीं होंगे कि हमें नहीं पता था लॉ क्या होता है। आजकल ये होता है, लोग कहते हैं हमें नहीं पता। लॉ में एक हमारी कहावत है कि देयर इज़ नो लॉ डजंट रिकग्नाइज द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉ है क्या नहीं, एज अ सिटीजन आपकी ड्यूटी है। ये तीनों को एक पेज पर होना पड़ेगा, तब जाके साइबर क्रिमिनल्स से आप एट पार हो सकते हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, वहाँ जो एक्शन सोचा उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आपको 4 डिपार्टमेंट से पूछना कुछ करना। तो आपको तीनों का मिश्रण बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली तीनों ही जगह में आप देख लीजिए कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लैकिंग बहुत है, खासकर जो हमारे तीसरे, जो हमारी आम जनता वाले उसमें, क्योंकि आम जनता का माइंडसेट है अनफॉर्चुनेटली कि दूसरे लोग करेंगे, सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, लॉ क्यों नहीं आ रहा है। अरे आप भी तो करो, आप भी तो जागरूक हो। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, कितने भी स्कैम देख लीजिए, क्यों होते हैं, लोग जागरूक नहीं है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताइए, ऐसी कुछ केस स्टडीज़ बताइए जहाँ पे एआई के थ्रू एक्चुअल में इंडिया में कोई बड़ा स्कैम रोका गया है। ऐसे 2-3 एग्जांपल्स हैं तो, और अगेन ये वही बात है, न्यूज़ में इसलिए नहीं आते क्योंकि थोड़ा मसालेदार नहीं है। राइट होते हैं जब स्कैम हो जाता है, राइट, मसालेदार होता है। राइट। तो 2 बैंक्स हैं, अलग अलग टाइम पे हुआ है, एक 2 महीने पहले, एक आई थिंक हो गए 3-3.5 महीने हो गए। दोनों बैंक्स का सेम चीज़ थी कि उन्होंने, एक बैंक ने आई थिंक करीब 8-9 करोड़ का स्कैम रोका था, मतलब बीच में ही रोका था। हो सकता था वो 8-9 करोड़ का स्कैम, बट एआई डिटेक्शन उनके सिस्टम स्ट्रांग थे, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज भी स्ट्रांग थी, तो उन्होंने बीच रास्ते रोक दिया। बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ से अरेस्ट, ये आई थिंक डिजिटल अरेस्ट का ही स्कैम था, जो सबको डिजिटल अरेस्ट सब कुछ हो गया था, बस पैसे ही ट्रांसफर हो रहे थे, उन्होंने रोक दिया बीच में कि क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। और प्रॉपर उस बिजनेसमैन से बात की, अगेन बिजनेसमैन को पहले कॉल किया, आप इतने बड़े पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसने टाल दिया कि मैं इधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ। बट वो प्रॉपर उससे फिर बात की, आप सर क्या कर रहे हैं, हमें भी कुछ जानना है, क्यों कर रहे हैं। और जब ज़्यादा बात की तब उसको पता लगा यार मतलब ये तो स्कैम हो रहा है। और उन्होंने रोक दिया, उन्होंने जान के रोक दिया। उन्होंने कहा यार इतना बड़ा आज तक तो ये है बिजनेसमैन, बट इतने बड़ी ट्रांजैक्शन तो इसने आज तक नहीं की, ऐसा क्या होगा इसके साथ, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। सिमिलरली दूसरा बैंक में भी उन्होंने, जब उनको लगा ऐसी कुछ चीज़ हो रही है, फॉर्चुनेटली उस केस में जो बैंक का मैनेजर था वो और जो विक्टिम वो थोड़े अच्छे रिलेशंस में थे, तो मैनेजर ही चला गया उनके घर कि आप मैम ये मैंने देखा दोपहर में हो रहा है, क्या कर रहे हैं। वहाँ तो ह्यूमन वो था, एआई की मदद से नहीं हुआ था, लेकिन मोस्टली हमने देखा आजकल जो साइबर क्राइम्स रुक रहे हैं वो एआई डिटेक्शन की मदद से, जो आप हमारे प्रोसेस में तो देखिए इतना स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई को अभी भी कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हम ढंग से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि थोड़ा हमारे लिए न्यू स्पेस है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा, इतनी आदत नहीं है हमें क्विक इम्प्लीमेंटेशन की। बाहर की, हालांकि हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी काफ़ी कोलैबोरेटिव उसमें हैं,
बड़ी बड़ी अभी पीछे जब हमारी समिट्स हुई हैं वहाँ पर यही था कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोका कैसे जाए। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को एक ही तरीके से रोका जा सकता है, एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई, जिसका मतलब क्या है, आप एआई को रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करिए। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ओवर यूज़ करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं आप उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबली मतलब जहाँ सटीक तरीके से जितना करेक्टली आप एआई यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके सिस्टम्स में अगर इतना अमाउंट एआई चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई ह्यूमन एरर ना हो। अगेन, एआई का मतलब ये नहीं है सब कुछ सेट है। आप ये देखिए, कभी भी बड़े बड़े फ्रॉड्स में इंटरनली कोई बंदा इन्वॉल्व होता है, हमेशा कोई इंटरनली बंदा आपको मिलेगा, और उसको मैं ह्यूमन एरर के अंदर ही डालता हूँ। केयरलेसनेस बोल दीजिए, आप ग्रीड बोल लीजिए, बैक स्टैबिंग अप्रोच बोल लीजिए, ह्यूमन एरर ही तो है ना, ह्यूमन बीइंग की वजह से वो स्कैम हुआ। तो ये भी हमने बहुत बार बीच में देखा है कि ज़रूरी नहीं टेक्नोलॉजी आप आ गई तो सब कुछ हो गया। अगर यही होता तो बड़ी से बड़ी कंपनीज आज डेटा ब्रीच में होता वहाँ पे, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो एम्प्लॉय ने केयरलेसनेस कर दी या कोई अंदर का ही बंदा मिला होता है जिसने बाहरी डेटा सब वो कर दिया। तो एआई डिटेक्शन के केस नो डाउट अभी कम है, हो रहे हैं, बट वो न्यूज़ में इतने फुल उससे नहीं आते हैं। और बहुत बार बैंक्स इसलिए भी नहीं होने देते, इसके बहुत लॉजिकल रीज़न है। लॉजिकल रीज़न ये है कि अगर आपने क्राइम ज़रूर रोक दिया, बट ये तो वही बात होगी ना, घर में आग लगी थी और आपने पानी बुझा दिया, लोग कहेंगे आपके घर में तो आग लगी ना, तो बैंक का तो नाम खराब फिर भी होगा ना। और मैं कहूँगा किसी एक बैंक की बात नहीं है, ये प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम को अटैक करने की बात है। और ऐसा कोई सिस्टम, कोई भी इंडस्ट्री नहीं बची है दुनिया में जो साइबर क्राइम के शिकार नहीं हो रही है। तो हम किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट कर दीजिए, आप ठीक नहीं करते हो, सभी के यहाँ पे लूप होल्स हैं, सभी के यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आगे भी रहेंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है डैमेज कंट्रोल कौन सा कितनी जल्दी कर लेता है, कितना जल्दी कर रहा है। राइट। कई बार हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स ज़्यादा करके इन्वेस्टिगेट होते हैं इन्वेस्टिंग एजेंसीज की तरफ से, और उसमें कहीं ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिससे वो फाइनेंशियल फ्रॉड प्रॉपरली ट्रैक नहीं हो पाते। तो एआई की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से इस फाइनेंशियल फ्रॉड को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, या फिर एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अभी भी ट्रेडिशनल वे को यूज़ करके इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को टैकल करती है। देखिए, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो मेथड ट्रेडिशनल हो ना हो उसमें एआई का तड़का ज़रूर लगा है, इन द सेंस कि जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग क्या है, एआई किस पे काम करता है, एआई डेटा पे काम करता है। आप उसको जितना डेटा फीड करेंगे उतना आपको बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा, उतना अच्छा हाइपोथेसिस वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एआई रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं करता, हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करता है। राइट। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप बड़े से बड़ा दुनिया में साइबर क्राइम केस देख लीजिए, साइबर क्रिमिनल पकड़ा इसलिए गया क्योंकि उसने कुछ पीछे अपने पच्चिन छोड़े। पच्चिन का मतलब फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल डस्ट। इसका क्या मतलब है, कोई प्रूफ्स आपने छोड़े हैं जिसको स्पॉट करते करते आपने पूरा एक वो होता है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स किया है, तो जाके आपको पता लगा कि अच्छा साइबर क्रिमिनल गया है। तो एआई इसमें आपकी ज़रूर मदद कर रहा है कि कैसे आप, अगर कोई क्राइम हुआ है तो पीछे क्या क्या उसने सुराग छोड़े, जो हम सीरियल्स में देखते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, कि कोई सुराग छोड़ दिया है। तो एआई वो सुराग को मैप करने में 1+1 की सारी चीज़ें मिलाकर क्या बन रहा है, उसमें एआई ज़रूर मदद कर रहा है, नो डाउट। एंड और इम्पॉर्टेंटली भी एआई थ्रू डेटा ये भी मदद करता है कि किस एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्राइम हो रहा है कहाँ से, अगर आप लोकेशन ट्रैक कर पा रहे हैं तो ज़्यादातर जो लोकेशंस, मान लीजिए अगर 10 में से 6 बार किसी एक एक्स लोकेशन का नाम सामने आया है तो उस एरिया पे आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तभी तो देखिए ये साइबर स्पॉट्स पता कैसे लगते हैं, जो मैंने नाम लिए, न्यू, मेवात, औरंगाबाद, जामताड़ा, क्यों आपको बार बार पता लग रहा है कि वहीं से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एआई आपको वो स्पॉट करने में मदद करता है। और चौथा, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी है, एआई एक अच्छी सजेशन मशीन भी है। आपको नए नए फ्रेमवर्क्स, नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और सबसे अच्छा है, जब से, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जब से एआई आया है एक बात तो हमने जान ली है कि बिना टेक्नोलॉजी के तो हम नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी है, उसके साथ ही हमें रहना पड़ेगा। तो एआई हमें कहीं ना कहीं सिखा रहा है कि आपको टेक्नोलॉजी तो अडाप्ट करनी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। तो लोग जो हमारे, कोई भी अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट अगर कोई लैगिंग भी था, कुछ था, कंसिडरिंग कि दुनिया में हर जगह इंप्लीमेंटेशन इतना तेज़ी से हो रहा है एआई का, और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर इतना सेंसिटिव सेक्टर है, उसमें एआई का इंटीग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है। आपके इसी क्वेश्चन पे आपसे बात करते करते, आपके आंसर्स को सुनते सुनते एक क्वेश्चन दिमाग में आया, वो पूछना चाहूँगा। आपने इस एपिसोड में स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जहाँ पे आप किसी के भी वॉइस को मॉड्यूलाइज करके, वॉइस ओवर करके उनके वॉइसेस के साथ स्कैम कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारा हमने देखा है जो यूट्यूब के जो फेसलेस चैनल होते हैं, जिन पे
वीडियो कुछ दिख रहा है और पीछे सिर्फ एक आवाज़ चल रही है पूरे वीडियो में। तो ये जो पेड सॉफ्टवेयर लेते हैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, जहाँ पे आप किसी भी मर्द की आवाज़ औरत कर सकते हैं या औरत की आवाज़ मर्द में कह सकते हैं मॉड्यूलाइज कर सकते हैं और नॉन कॉपीराइट पूरा वीडियो को कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो पेड सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं इस समय, तो उनको कैसे स्टॉप किया जाए? अगर उनको स्टॉप करेंगे तो शायद AI बेस्ड वॉइस बेस्ड जो यहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं वो बच सकते हैं, या फिर उनको अवॉइड करने का कोई तरीका है ही नहीं। देखिए जब AI ChatGPT जब आया था 2022 नवंबर में, तो 2023 के शुरू में गॉड फादर ऑफ AI मिस्टर जॉफरी हिंटन, ठीक है, वो जो उनको गॉड फादर ऑफ AI बोला जाता है, वो भी नोबेल प्राइज़ पीछे जीते भी हैं। उन्होंने बोला कि मैं बहुत डरा हुआ, मैं क्यों डरा हुआ हूँ, बिकॉज हम जिस राह पे जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से AI का इम्प्लीमेंटेशन बढ़ रहा है, हम इस पर कंट्रोल लूज़ कर जाएंगे, और जब कंट्रोल लूज़ कर जाएंगे ये हमें टेक ओवर कर जाएगा। इलन मस्क भी सेम चीज़ बोलते हैं कि AI हमारे एक सुसाइड मिशन की तरह है। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता AI कब हमारे ऊपर जितना इंटेलिजेंट वो है, हमें लगता है ह्यूमन बींग्स ही राज करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन AI हमें सरपास कर गया उस दिन हमारी खैर नहीं। तो ये लोग डरे हुए हैं। उस समय पर एक ओपन लेटर यूज़ हुआ था। ओपन लेटर इंटरनेट पे रखा गया था, जहाँ बोला गया था कि जो भी दुनिया में जो अलग अलग AI में काम करते हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जो मानते हैं कि 6 महीने तक सारी कंपनीज़ को अपने AI की जो डेवलपमेंट स्टॉप कर देनी चाहिए, वो इस पर प्लीज़ साइन करिए। एक ऑनलाइन लेटर था। उसका मकसद इतना था कि आप 6 महीने आप थोड़ा ब्रेक लगाइए, देखिए हम जा कहाँ रहे हैं, मैप करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और थोड़ा अवेयर हो जाइए। बट अब ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स, आप किसको क्या रोकेंगे? कोई नहीं रुका, सब लगे पड़े हैं। और आज देख लीजिए, आज एक रेस लगी हुई है। गूगल किसी दिन कुछ निकालता है, ओपन AI कुछ निकाल लेता है, फिर अमेज़ॉन कुछ निकाल लेता है। एक रेस है ये, जहाँ ये लोग जल्दी से जल्दी नए नए AI मॉडल्स ला रहे हैं। और ये देखिए, ये चीज़ हमेशा ट्रेंड ऊपर से ही शुरुआत होती है। जब ऊपर ये चल रहा है तो नीचे भी कंपनीज अपने नए नए सॉफ्टवेयर निकालेंगी। तो जहाँ तक वो बात है कि उनको रोक पाएंगे, नहीं, हम किसी को नहीं रोक सकते कि आप मत बनाइए। वो चीज़ बनाएंगे तो वो चीज़ अच्छी हो बुरी हो, अगेन सब कुछ आप पर आता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कहता हूँ साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन का क्या मतलब है? जैसे कोविड-19 में हम सैनिटाइजर यूज़ करते थे कि हाइजीनिक रहें, वायरस ना हमारे पास आए। साइबर हाइजीन का मतलब है सिंपल बेसिक डूज एंड डोंट्स। क्या सही है क्या गलत है इंटरनेट पे, वो सबको पता होना चाहिए। और ये हमारी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए अर्लीस्ट से अर्लीस्ट स्टेज तक। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से साइबर हाइजीन एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, मैंने बोला था साइबर क्रिमिनल्स जो हैं मोस्टली टीनेजर्स हैं, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। इनको इस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको साइबर क्राइम करते हुए गिल्ट नहीं होता। उनको लगता है कि बुरा काम क्या है। मैं एक टीनेजर से मैं बात कर रहा था जो साइबर क्रिमिनल है, और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों करते हो ये, तो उसका जवाब ने मुझे शॉक कर दिया। कहते हैं मैंने गलत ही क्या किया है, मैंने तो बस फ़ोन पर झूठ ही बोला है ना। और आप क्या रियल लाइफ में झूठ नहीं बोलते हो? मैंने झूठ बोला, कोई बेवकूफ़ मेरी झूठी बातों में आ गया, वो उसका लॉस, मेरा फ़ायदा। मैंने कहा बात तो मतलब गलत नहीं कह रहा है, बात अब जैसे उसने पुट किया है बात तो ठीक है, बट मैं हैरान हो गया इस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है। हाँ, उनको ये नहीं बताया जाता कि अच्छा ये क्राइम है, लॉ में भी बोला गया आपको इतनी सज़ा हो जाएगी, इतना जुर्माना हो जाएगा। अगर देखिए आज की डेट कोई भी सिटी में आप देख लीजिए, हम क्यों नहीं करते साइबर क्राइम? देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि क्विक मनी है, सब कुछ है, क्योंकि क्राइम है ये, यानी इसकी सज़ा है कानून में। अब जो बच्चा है टीनेजर, किसी टीनेजर को तो क्या पता क्या कानून क्या सज़ा, उसको आप इतना ज़बरदस्त ब्रेन वॉश कर दो। और वो ब्रेन वॉश इसलिए किया जाता है कि उसको कमिट करने के टाइम पर कोई गिल्ट ना हो, डरे ना, धड़ाधड़ कॉल्स करे, कुछ ना कुछ करे। तो जब मैं इससे बात कर रहा था, उसका लॉजिक ये था, आप भी रियल लाइफ में झूठ बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, मैंने बस फ़ोन पर बोल दिया। आपने भी तो कितनी बार फ़ोन पर झूठ बोला होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने तो झूठ बोला, अब दूसरा बंदा बेवकूफ़ है, मुझे पैसे मिल गए, वो मेरी समझदारी। उसका ये था मैं अपनी समझदारी का खाता हूँ, उसने लाइन बोली थी। तो इस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है। दैट्स व्हाई आई फील साइबर हाइजीन इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार हमारी यूथ को पता लग जाए क्या सही है क्या गलत है, फिर तो वही बात है ना कि चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन डिसीजन बनाने वाले आप फिर मैच्योर हो जाते हो कि मैंने क्या कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना। आपने जो कहा कि चीज़ें आती रहेंगी, आपको बचना है फ्रॉड से, आपको बचना है इन फाइनेंशियल स्कैम से, और अल्टीमेटली गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, सीधे जाना है, वो आपके हाथ में। इससे मैं आखिरी सवाल आपको पूछना चाहूँगा कि AI की मदद से जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं दुनिया भर में, ना सिर्फ इंडिया में लेकिन दुनिया भर में,
क्या ये एआई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पफुल होगी या फिर एक डिजास्टर कह सकते हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एक डिजास्टर होगी? मेरा एक बहुत सिंपल मानना है, हम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब बहुत अच्छा बहुत बुरा, और ये होगा। अगर मैं सिर्फ एआई की बात करूं, मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा हाइपोथेसिस है कि जहाँ तक एआई में अच्छे इफेक्ट्स की बात है, वो बहुत एक्सट्रीम अच्छे होंगे। नई नई इन्वेंशंस को पैदा करेगा एआई, ऐसी चीज़ों को सामने रखेगा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप चैट जीपीटी देख लीजिए, आज से 10 साल पहले आप किसी को बोलते हैं कि चैट जीपीटी जैसा कुछ है, वो विश्वास नहीं करता। हमें लगता था गूगल से ऊपर क्या ही हो जाएगा, गूगल ही सब कुछ है। अब आज इस लेवल तक आ गए कि हम गूगल इस्तेमाल ही कम करने लग गए, हम चैट जीपीटी ज़्यादा जाते हैं। आगे वाले टाइम में चैट जीपीटी को कुछ सरपास कर जाएगा। तो एक्सट्रीम अच्छी अच्छी चीज़ें भी होंगी, बट साथ साथ एक्सट्रीम बुरी बुरी चीज़ें भी होंगी, क्योंकि अगेन एआई एक सुपर पावर है। अगर मैं यूथ के रेफरेंस के लिए बोलूँ, हम बहुत सुपर हीरो वाली मूवीज़ देखते हैं। एक सुपर हीरो और सुपर विलेन में क्या फ़र्क होता है? पावर्स दोनों के पास ही होती हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, किस इंटेंशन के साथ लगा रहे हो, वो डिसाइड करता है आप हीरो हो या विलेन हो। तो एआई वो पावर है आपके पास। हैकिंग में भी अगर आप देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर। वाइट हैट हैकर मतलब एथिकल हैकर, जिसको हैकिंग करनी आती है बट सही कामों के लिए। वो या तो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्रिमिनल को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक हैट हैकर होता है, उसके पास भी वही सेम स्किल होता है, बट इंटेंशन अलग होती है। मैं लोगों के अकाउंट में हैक करके मेरे को पैसे वो करने, तो स्किल में फ़र्क नहीं है, फ़र्क इंटेंशन में। तो एआई हम एक्सट्रीमिस्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, दोनों तरफ ही हम देखेंगे कि एआई काम कर रहा है। क्रिमिनल्स के भी अच्छे से काम करेगा, आपके इन्वेंशंस और न्यू डेवलपमेंट्स के लिए भी अच्छे से काम करेगा। बट अगेन एक चीज़ जो नहीं बदलेगी वो ये है कि आपकी अलर्टनेस, आपकी अवेयरनेस, ए जिसको मैं बोलता हूँ अलर्टनेस और अवेयरनेस, अगर हमेशा आप रखेंगे, कोई क्राइम हो जाए, कितना समय बदल जाए, 100% तो मैं किसी की गारंटी नहीं देता, क्योंकि कोई चीज़ गारंटी होती ही नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। राइट। जिस हिसाब से आपने इस एपिसोड में आज अपनी नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने रियल लाइफ केस हिस्ट्रीज़ के साथ हमारी यूथ को, हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस दी है, अलर्टनेस दी है, मैं कहूँगा शायद ही किसी एपिसोड में, हमारे एपिसोड में स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, इतनी सारी नॉलेज और इतने सारे अलर्टनेस, अवेयरनेस वाले पॉइंट्स मिले होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया साक्षर जी इस एपिसोड में आने के लिए, और स्पेशली दिल्ली से मुंबई हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।